तथास्तु, नौकरी लागो, मौज करो, खूब आशीर्वाद। मारे कहना हूं लागती जन मैं माथा पोड़ी करतो गई। कटे बागेश्वर धाम आर नहीं गादी को लगाता हूं, 25 लाख में आरएसन, 10 लाख में 3rd ग्रेड, 5 लाख में 4th ग्रेड, आशीर्वाद ही देतो बेटो बेटो है। हाँ, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है शिक्षक और एक होता है ट्यूटर, है ना। अब शिक्षक शिक्षकों वाला काम करते हैं नहीं, शिक्षकों के दाते वीडियो, है ना। अब हम बेचारे ट्यूटरों के भरोसे मामला है, तो हम कभी कभी शिक्षक बनने की कोशिश करते हैं, वो वाली बात है। बाकी कैसे चल रहे हैं आपकी जिंदगी के दिन? गर्मी वर्मी बराबर लग रही है आप लोगों? और कोई तकलीफ में कमी है तो बताओ मेरे को, एक दिन लाइट कटवाते हैं, कूलर वूलर बंद करवा देते हैं। हाँ, अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन सोल्व करने को बोला था, करके किए तुमने? कोई दिक्कत? हो गए सारे सवाल? बताओ। भेज दो इधर, लिखा हुआ है कि कॉपी में? इधर भेजो। ये पेंसिल से लिखे हुए। तात्या टोपे के राज्य में प्रवेश करने की सूचना मिलने के बाद किस शासक ने किले के मुख्य दरवाजे बंद करवा दिए? बूंदी के शासक राम सिंह, क्योंकि राम सिंह ने कहीं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना। 2 बातें ध्यान रखना, एक तो राम सिंह वो था जो अंग्रेजों के खिलाफ था, और दूसरी बात राम सिंह ने कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, एक तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह कौन से युद्ध में, तो मैंने बताया ना बेटा, पलायता या लड़ाईता नाम की जगह पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी, याद करो। आ रहा हूं उस पर, बताया था ये तो मैंने। ठीक है, परायता या लड़ाईता नामक स्थान पर सेना भेजी। शायद मुझे याद आ रहा है बोर्ड के उस कोने में नाम भी लिखा था मैंने, है ना, बता दिया था मैंने। हाँ, बड़लू नहीं है, वो बड़सू है, वो मिस टाइप हुआ आरपीएससी से पेपर में। बड़सू का युद्ध है, बड़लू का युद्ध नहीं है। हाँ, ये बता दिया मैंने, बड़लू का युद्ध नहीं है, बड़सू का, शिवनाथ सिंह आसोप वाला। आप जब आंसर देखा होगा तो आपको समझ में नहीं है, आंसर वही था, शिवनाथ सिंह आसोप और मारवाड़ की सेना। तो फिर वो शिवनाथ सिंह आसोप में लिखवाया था ना मैंने। 1857 के समय में भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी? कोटरिया के सामंत जोत सिंह। याद करो, यहां बोल के बताया था कि इन्होंने नाना साहब को शरण दी थी, इन्होंने भीमजी चारण को शरण दी थी, अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चांपावत को शरण दी थी, और तात्या टोपे को शरण दी थी। तो कोटरिया के सामंत जोत सिंह ऐसा ही तो ऑप्शन में आंसर वही होगा। अगला, 1 मिनट सर। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित रियासतों के पॉलिटिकल एजेंटों के नाम बताइए। तो बताए ना, 6 पॉलिटिकल एजेंट थे राजस्थान में। कितने? 6। अब सुनो एक एक करके। सबसे पहले बताया था मेवाड़ का नीमच में सोवर्स, ठीक है। फिर मैंने बताया था एरीनपुरा छावनी के टाइम में सिरोही का जेडी हॉल, ठीक है। फिर एरीनपुरा में बताया था जोधपुर का मैकमेशन, फिर कोटा में बताया था बर्टन, फिर जयपुर में बताया था ईडन, फिर आपको भरतपुर में मोरिशन। 6 हो गए, ठीक है। लिस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजपूताना, मध्य भारत सवार, ये आगे आ जाएंगे बेटा, आगे आएंगे। आश्रित पार्थक्य की नीति क्या है? वे रियासतें जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी उनके साथ अलग से संधियां की गई थी, है ना, जिनमें हर संधि में अपनी अपनी सी शर्तें थी। जो शर्तें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कोटा वाली मैंने आपको लिखवाई, जैसे जोधपुर और उन्होंने अलग से संधियां की तो वो भी लिखाई। अब बेटा हर रियासत की डिटेल्ड संधि पढ़े, इतना डीप अपन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगला, 1857 की क्रांति में सवाल गलत है, ये उत्कर्ष की बुकलेट में से उठाया हुआ सवाल है। सुगाली माता वाला, जिसमें आंसर रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल माना हुआ है, वो सवाल गलत है।
हाँ ठीक है, गलत है ये। सर्वप्रथम किस शासक के? शिक्षा संस्थान। अभी रुको बेटा, अभी तो क्रांति पड़ी है ना, अभी एजुकेशन की तरफ अपन गए ही नहीं। क्या है इस बुकलेट में? वो सुगाली माता वाला है, वो सवाल गलत है, बोल दिया मैंने। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यार्पण संधि की? प्रत्यार्पण संधि 2 रियासतें, जैसलमेर और जयपुर। 2 जैसलमेर और जयपुर रियासतें। सुनो, जैसलमेर रियासत की आर्थिक स्थितियां कमजोर थी उस वजह से, और जयपुर पे उस समय मराठों की भयंकर दुश्मनी चल रही थी। जब आप मिडाइवल पढ़ोगे तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अंग्रेजों की एंट्री और मराठों की जितनी घटनाएं वो अपनी मिडाइवल में है। अभी जयपुर वालों में एक राजा हुए थे प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल बनवाया था। वो प्रताप सिंह और जोधपुर के राजा विजय सिंह ने मिलकर मराठों के सबसे खतरनाक सेनापति माधजी सिंधिया को हराया था। और माधजी सिंधिया यहां से जाते टाइम सौगन खा के गया था कि अगर जीवता रहा तो इस दुनिया के नक्शे में जयपुर नाम की जगह नहीं रहेगी। लेकिन माधजी सिंधिया मर गया था। तो माधजी सिंधिया का बेटा राजा बना था दौलत राव सिंधिया। कौन? दौलत राव सिंधिया ने 1800 ईस्वी में जयपुर वालों से लड़ाई की और जयपुर वालों को हरा दिया था। उसके बाद भी मराठे कंटिन्यू जयपुर वालों को परेशान कर रहे थे। तभी तो हमने पढ़ा कि जयपुर वालों ने तो 1803 में ही क्या कर ली थी? सहायक संधि। क्योंकि मराठों से सबसे ज्यादा परेशान कौन सी रियासत थी? जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा बेटा, न कभी सुना। निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? नीमच छावनी के सैनिक आए थे, जैक्सन कमांडर था। बाकी राज्य की सेना तो क्या, लोकल आप मान सकते हो टोंक रियासत की सेना आएगी साथ में, क्योंकि निम्बाहेड़ा के अंदर है, और तो कोई राज्य की सेना साथ में नहीं आई थी। ठीक है। भीमजी चारण को किसने शरण दी थी? भीमजी चारण के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कोठरिया के सामंत जोध सिंह ने भीमजी चारण को शरण दी थी। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़, ऐसे कभी सवाल नहीं बनते बेटा। जहां जहां विद्रोह हुए हैं वहां वहां सभी जगह स्वतंत्रता की मांग हुई है। अभी तो हमने 1857 की क्रांति पढ़ी है, अभी हम प्रजामंडल पढ़ेंगे। तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, 20 प्रजामंडल हुए। कितने? 20। इसका मतलब 20 की 20 जगह आजादी की मांग उठी। तो फिर आप कौन सी जगह को गढ़ कहोगे? बताओ। अब सुनो, एक और एक्सप्लेनेशन बता देता हूं इसमें। रियासती भारत के क्रांतिकारियों के लिए गढ़ है अंग्रेजी भारत, अंग्रेजी भारत के क्रांतिकारियों के लिए गढ़ है रियासती भारत। वो रियासती भारत वाले क्रांतिकारियों पे यहां मुकदमे लगते थे तो वो अंग्रेजी भारत में चले जाया करते थे, अंग्रेजी भारत वाले क्रांतिकारियों पर मुकदमे लगते थे वो रियासती भारत में आ जाया करते थे। तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे किसी जगह को। आ गई बात समझ में? फिर सुनना, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर तो आपको समझाता हूं। विजय सिंह पथिक पे मुकदमा लगेगा किसान आंदोलनों के टाइम, तो विजय सिंह पथिक अजमेर चल जाएंगे, क्योंकि अजमेर अंग्रेजी भारत का है। अब ब्रिटिश भारत में एक क्रांतिकारी हुए अशफाक उल्लाह खान, आपने कभी नाम सुना? काकोरी षड्यंत्र केस, उन पे वहां पर मुकदमा लगा, वो जयपुर आ गए। ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी हुए हमारे रमेश चंद्र व्यास, उनका मैं पीएन डोगरा केस पढ़ाऊंगा आगे, उन पे अजमेर में मुकदमा लगा, वो मेवाड़ आ गए, है ना। तो क्रांतिकारियों का गढ़ जैसा कभी कोई सवाल न तो बना है न कभी बनेगा। क्लियर? अब रिवीजन करें। हाँ भेजो, पढ़ के सुना देती वहीं से, किताब आएगी इतनी देर में जवाब दे देता। पाने बदल ना जाए, बदल गए। सवाल कौन सा? पेंसिल वाला। अवध का सैनिक था मोहम्मद अली बेग, उसने अंग्रेजों के सामने शपथ लेने से इनकार कर दिया। अब उस शपथ को कैसे भी करके आपके सामने लैंग्वेज में घुमा फिरा के प्रस्तुत किया जा सकता है, वही है अवध। नहीं, कोई कथन नहीं है। इस कथन को एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना के आपके सामने पेश कर सकता है। आपको यह ध्यान रखना है कौन सा सैनिक था अवध का जिसने कसम खाने से मना कर दी। अब उस कसम को कैसे ही लिख दे, लुगई की, टाबरों की, किसी की भी, तो कौन खाएगा? मोहम्मद अली बेग।
19वीं शताब्दी में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? इसका उत्तर जॉर्ज थॉमस सही है। राजस्थान को राजपूताना कभी कह के पूछ ले, हमेशा ही कौन है? जॉर्ज थॉमस। और 19वीं शताब्दी इसलिए कहा क्योंकि वो बुक कौन से साल में पब्लिश हुई? तो कौन सी शताब्दी हो गई? 19वीं। भरतपुर में जन विद्रोह की शुरुआत किस जाति ने की? अगर मेव और गुर्जर दोनों एक साथ आ जाए तो कौन सा करेक्ट होगा? एग्जामिनर है बेटा, पेपर बनाता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदा होता है, कांदे बेचने वाला थोड़ी होता है। उसको पता होता है ना कि दोनों ऑप्शन साथ में दूंगा तो बच्चे कोर्ट में चल जाएंगे, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा है। अब आपसे पूछ ले उदय सिंह का बेटा कौन था, और ऑप्शन में शक्ति सिंह, प्रताप, जगमाल, 4 बेटे कोई डाल दे, सगर, शक्ति सिंह, प्रताप और जगमाल, चारों बेटे साथ में डाल दिए, बच्चा उत्तर कैसे देगा? चारों ही है। तो फिर इतना तो एग्जामिनर भी समझता है ना, उत्तर देने के लिए ऑप्शन में तो एक ही रखेगा, दोनों एक साथ थोड़ी देगा कभी। मेरा भी एक क्वेश्चन है, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किस वर्ष की थी? समझाया नहीं था यहाँ पर। 1841 में स्थापना हुई थी और 1837 के अंदर आउटडम ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी। मैंने कहा था ऑप्शन में 41 नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हो? 37। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर ही है ना? 1 मिनट नीचे लेना, भरतपुर ही है ना? कहीं कहीं जयपुर बताया गया, तो जयपुर ने की थी 1803 में, और 1803 में तो वो तारीख भरतपुर के बाद की है ना, तो आंसर में जयपुर क्यों माना गया? ठीक है, सुनो, डिपेंड ऑन ऑप्शन। पहली रियासत की संधि करना भरतपुर हो, ये कंपलसरी नहीं है, आपको वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सी पहली है। आगे बात समझ में? जैसे आपको पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? आपको ऑप्शन में दिया सिरोही, क्या दे दिया? सिरोही। आपको ऑप्शन में दे दिया मेवाड़, आपको ऑप्शन में दे दिया बीकानेर, आपको ऑप्शन में दे दिया एक मान लो करौली। अब तुम्हारे दिमाग में तो भरतपुर और अलवर चल रहा है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो क्या हो गया? आ गई बात समझ में? तो वो कंपैरेटिवली, जैसे एक बार एग्जाम में पूछा था कि चौहानों का सबसे प्राचीनतम राज्य, तो फैक्ट के हिसाब से सांबर, लेकिन ऑप्शन में सांबर था ही नहीं। ऑप्शन के अंदर एक था नाडोल, एक था बूंदी, एक शायद अजमेर था और एक रणथंभौर था। अब ऑप्शन से देखना तो 1194, 1113, बूंदी 1241 और नाडोल 960। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? नाडोल। तो कई चीजें आपको सीधा ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा कि कौन इनमें से सबसे पुराना है। जरूरी नहीं है ना कि वही चीज ऑप्शन में हो, चारों ऑप्शनों में से सबसे पुराना पूछ रहा है। ठीक है, 19वीं शताब्दी 1801 से शुरू की। शताब्दी हमेशा +1 में चलेगी। जैसे अभी हम 2025 में जी रहे हैं, तो हम कहते हैं ना हम 21वीं सदी के लोग हैं। आई बात समझ में? कल को 2125 में होंगे, वो लोग कहेंगे हम 22वीं सदी के लोग हैं। हम 19वीं सदी अगर कहते हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं 1800 से लेकर 1899 तक। जब तक यहां पर 18 है तब तक सदी कौन सी? 19वीं। मैं 20वीं सदी कहूंगा तो 1900 से लेकर 1999। मैं 21वीं सदी कह रहा हूं तो 2000 से लेकर 2000। सदी हमेशा आगे वाले दोनों अक्षरों से +1 में चलती है। इज दैट क्लियर? वो 19वीं सदी कह रहा था थॉमस, तो इसका मतलब साल 1805 था, तो सदी अपने आप 18 + 1 कौन सी हो गई? 19वीं हो गई। चलो बिजोलिया वाला रिवीजन कर ले एक बार। मैंने आपको बिजोलिया के बारे में बताया था कि बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। कौन सा ठिकाना? प्रथम श्रेणी ठिकाना। सुनिएगा, देखो एक और डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे ये स्पेशल शर्तों वाला जो सवाल आ जाता है कई बार, जैसे एक आर्थिक पार्थक्य की नीति और एक ये प्रत्यर्पण संधि वाले। आप देख लो आज तक के राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में आपको पूरे पीवाईक्यू में सिर्फ 2 बार पूछा हुआ सवाल है ना? और वो भी ढंग के बहुत ऊपर के लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। आ गई बात समझ में? तो इन पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके लेवल की चीजें बनती है वो मैंने आपको संधियों की शर्तें नोट डाल डाल के बीच बीच में सारी चीजें लिखवा दी थी। अब रिवीजन करते हैं। तो मैंने कहा था कि बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। मेवाड़ में कुल 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, जिनमें से एक ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया। राणा सांगा ने
खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए एक आदमी आया था जिसका नाम था अशोक परमार। उसको एक जागीर दी थी ऊपरमाल, और उस ऊपरमाल की जागीर का मुख्यालय कहां पर था बेटा? बिजोलिया। फिर मैंने आपको कहा था कि जो बिजोलिया में किसान आंदोलन है वो धाकड़ किसानों ने चलाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया जो जगह है ये बूंदी और ग्वालियर रियासत के साथ बाउंड्री शेयर करती थी। मैंने कहा था इस आंदोलन के समय मेवाड़ में 2 महाराणा हुए थे, प्रारंभ के समय में फतेह सिंह जी और समाप्ति के समय में 3 बिजोलिया के सामंत रहे थे। प्रारंभ जब हुआ था तो उस समय कृष्ण सिंह, बाद में पृथ्वी सिंह और बाद में केसरी सिंह। मैंने आपको आंदोलन के चरण बताए थे। मैंने कहा था आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था, 1941 तक चला था। आंदोलन 3 चरणों में चला था, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण उदय का काल था और स्थानीय नेताओं ने चलाया था। दूसरा चरण आंदोलन का पीक टाइम था और राष्ट्रीय नेता जुड़ गए थे। और तीसरा चरण आंदोलन के पतन का काल था। मैंने कारण बताए थे, उच्च भू राजस्व, बेगार, लाटाकुंता और 84 टाइप ऑफ टैक्स। मैंने आपको पहले चरण में बताया था, याद करना, कि गिरधरपुरा नाम के गांव में गंगाराम जी धाकड़ के पिता के मृत्युभोज में किसान एकत्र हुए थे। तो साधु सीताराम दास की सलाह पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा से मिलने उदयपुर भेज दिया था और महाराणा ने हामिद को जांच अधिकारी बनाकर भेजा था। हामिद ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन एक बार 1899 के छपनी अकाल के कारण यहां पर स्थितियां क्या हो गई थी? शांत हो गई थी। अब सुनिएगा 2 बातें। मामला 1903 में फिर भड़क गया क्योंकि यहां पर एक टैक्स लग गया बेटा। कौन से साल में? 1903। एक सामंत थे जिनका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? उन कृष्ण सिंह ने कहा बेटा कि जिस किसी के घर में चौरी लगेगी उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा। ऑथेंटिक किताबें 5 रुपए भी लिखती है और ऑथेंटिक किताबें 13 रुपए भी लिखती है। दोनों ही सही है। ऑप्शन में जो ऑप्शन मिले उस हिसाब से देख लेना। क्लियर बात? 5 रुपए भी वैलिड है, 13 रुपए भी वैलिड है। वही उस बच्चे जैसे कोई बचपना सा सवाल करो, दोनों साथ में आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, 1 नंबर पक्का है, क्योंकि वो बोनस हो जाएगा। दोनों ही ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक किताबें 5 रुपए भी मानती है, ऑथेंटिक किताबें 13 रुपए भी मानती। अब बेटा चमरी किसके घर में लगेगी? 1 मिनट रुकिएगा। रियासत तो उदयपुर बन चुकी थी ना उस समय। उदयपुर रियासत नहीं है बेटा, रियासत है मेवाड़, जिसकी समय समय पर राजधानियां बदली है। मेवाड़ जब प्रारंभ में गुहिल वंश यहां पर शासन करता तो राजधानी नागदा रही, फिर सब सेंटर आहाड़ आ गया, फिर जतर सिंह चित्तौड़ ले आया था, फिर उदय सिंह जी उदयपुर बसाए, वहां चले गए थे। फिर प्रताप औरों के शासनकाल में कुछ समय गोगुंदा कंट्रोल रहा, कुछ समय चावंड रहा। फिर मुगल मेवाड़ संधि के समय में वापस रियासत की राजधानी कहां चली गई? उदयपुर। तो उदयपुर राजधानी है, जोधपुर रियासत थोड़ी थी। जोधपुर मारवाड़ रियासत की राजधानी है। आ गई बात समझ में? तो उदयपुर रियासत नहीं है, उदयपुर राजधानी है। कौन सी रियासत की? मेवाड़ रियासत की। हाँ, तो चमरी किसके घर में लगेगी? जिसके घर में बेटी का ब्याह होगा। यानी अगर आपके घर में आपकी बेटी का विवाह है तो आपको 5 रुपए और 13 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 2 चीजें हैं देखो। एक तो उस समय के समाज में वैसे भी लोग लड़कियों को पैदा करना अभिशाप समझते थे, ऊपर से तुम लड़कियों के विवाह पर टैक्स लगाओगे तो इससे महिलाओं की स्थितियों पर फर्क पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे आपको फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ता लेकिन मॉरली बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने कभी सुना हो कि गांधी ने नमक के लिए दांडी यात्रा लगा ली क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। सबने सुना है कभी न कभी। मुझे ये बताओ बेटा, आज टाटा नमक की थैली कितने रुपए की आती है? 30 रुपए मान लो भाई, ज्यादा से ज्यादा 30 मान लो। अब उस पर कितना टैक्स लगा दे रियासत में? 10%। तो कितने की हुई? 33 रुपए। तुम में से कौन धरने पे बैठ जाएगा 3 रुपए के लिए? पर नमक के लिए उतना बड़ा मामला कर दिया। सोचो उस समय तो नमक के क्या भाव रहे होंगे, क्या टैक्स लगा दिया होगा। ऐसा तो नहीं किसी चीज की उसकी वैल्यू का 500% टैक्स लगा देते, ऐसा तो होता नहीं। वैल्यू से कम का ही टैक्स लगता। कितना लगा दिया? बात ये नहीं है ना बेटा कि नमक पे टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया। बात यह है कि नमक पे भी टैक्स लगा दिया। वो मॉरल इंपैक्ट है।
आप अपने दादी या दादा के साथ कहीं शहर में गए हो, सपोज प्यास लगी, आपने पानी की बोतल खरीदी, आपके डोकरा कहेगा कि मरगा रे पानी का ही पिसा ले है। उनको 20 रुपए से फर्क थोड़ी पड़ा, उनको उस बात से फर्क पड़ा कि पैसे पानी के ले लिए। यह बात 5 रुपए की नहीं, यह बात है कि यार आप सुवासनियों के ब्याह पे टैक्स लगा दिया। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहां गांव में किसी की शादी होती है तो हम उसके ब्याह में जाएं चाहे नहीं जाएं, हमारे पास कुंकुपत्री आई हो चाहे नहीं आई हो, अपनी मम्मी पड़ोस वाले आंटी जी को कह देती है ले मेरे 100 रुपए कन्यादान के दे देना। अपने धर्म समझते हैं। अपने गांव में किसी के मायरा होता है, हम जा पाए ना जा पाए, हर घर से गाबे और पैसे जाते हैं, सुहासनी है। और उस समाज में तुम महिला के विवाह के नाम पर टैक्स लगा रहे हो तो किसान क्या हुए? नाराज हुए और कहते हैं बिजोलिया में 2 सालों तक किसानों ने अपनी बेटियों का विवाह नहीं किया। फिर भी सामंत नहीं माना तो किसान यहां से ग्वालियर की तरफ जाने लग गए। बोले हम तो ग्वालियर चले जाएंगे, हम तो वहां पे खेती कर लेंगे। तो फिर सामंत को लगा जब किसान यहां पे रहेंगे ही नहीं, खेती करेंगे ही नहीं, तो मैं टैक्स लूंगा किससे? तो फिर सामंत ने इस कर को वापस ले लिया और बिजोलिया में स्थितियां क्या हो गई? नॉर्मल। एक और बात सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं कल से कि किसान पलायन कर गए, किसान पलायन कर गए। तुम सोच रहे होंगे जमीनें छोड़ के कैसे जाते? तो सुनो बेटा, जमीनें तुम्हारे पास भी है जो तुम्हारी नहीं है, तो उस समय होने का तो सवाल भी नहीं है। कभी जमीन की नकल देखना, उसके नीचे लिखा होता है इस संपूर्ण भूमि पर राजस्थान सरकार या फिर वो इंडियन गवर्नमेंट के नीचे आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है, किसान का नाम। आप उस जमीन के खेती करने वाले किसान हो। उस जमीन में आपको माइंस भी बनवानी है तो सरकार आपसे करोड़ों तो रुपए ले लेगी सिक्योरिटी के नाम के। उसके बाद जितना माल नीचे से निकलेगा उसमें प्रति टन पे आपसे रेवेन्यू लिया जाएगा कि जितना माल निकलेगा उसके प्रति टन के हिसाब से सरकार तो अपने पैसे फिक्स लेगी। अब क्वालिटी नहीं है, तुम्हारा माल रिजेक्ट हो गया, तुम्हारी गलती है। तो अपनी जमीन पे ऊपर की जो एक सतह है जिस पे आप खेती कर सकते हो उतना ही अधिकार तुम्हारा है। तो यही मामला राजतंत्र के टाइम में था, जमीन राजाओं की होती थी। पहले तो चीजें स्पष्ट थी ना, अब तो थोड़ा हमें मालिकाना हक सा भी लगता है। जमीन आप उसी के मालिक हो जिसका आपके पास पट्टा है। इसलिए कभी नोट करो, जमीन की रजिस्ट्री होती है एग्रीकल्चर वाले की, पट्टा नहीं बनता कभी। इसलिए कभी सुनो, आप पट्टे के लिए बोलते हो तो आपको आपका प्रशासनिक अधिकारी कहता है आबादी से बाहर हो, क्योंकि सरकार ने फिक्स लैंड अलॉट कर रखा है, उस एरिया का ही पट्टा दे सकते हो, बाकी सरकार की जमीन है। इसलिए किसी का पट्टा नहीं बना हुआ तो पूछ लेना, पापा से चप्पलें फाड़ लेते हैं सरपंच और ग्राम सेवकों के पीछे फिर फिर के, पट्टा दे दो यार, पट्टा दे दो। तुम्हें लगता है पट्टे से क्या करेंगे? हमारा मकान बना, हमारा है। हाँ। अगर आपका पट्टा नहीं बना है ना और कल को वहां पर आपके जमीन के पास में कोई हॉस्पिटल की सैंक्शन आ गई हो ना, 1 मिनट में सरकार आपकी जमीन ले लेगी। छोड़, कोई रोड निकल रही है, आपका पट्टा नहीं बना है, आपके पूरे बाड़े में से रोड काट सकता है सरकार। पट्टा होता है तो आपको कंपनसेशन कम से कम मिल जाए, अच्छा, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। आई बात समझ में? तो किसान, राजा के खेती करनी है, जमीन राजा की है, तो किसान यहां से छोड़कर चले जाया करते थे। क्लियर हो गया चौरी का? दूसरा एक टैक्स लगा बेटा जिसका नाम था तलवार बंदाई। क्या नाम था? 1906 में। कौन से साल में? 1906 में। सुनो, तलवार बंदाई क्या था? तो जब भी कोई नया सामंत, भाई पुराना सामंत मर गया, अब के उसके स्थान पर एक नया सामंत बनेगा, तो उसका बेटा पोता जो भी नया सामंत बनेगा वो राजा को एक टैक्स देगा। किसको देगा? वो एक प्रकार का उत्तराधिकार शुल्क हो गया। क्या हो गया? भाई मेरे पिताजी अगर सामंत है, मेरे पिताजी मर गए हो, तो मैं उनकी जगह सामंत बनूंगा तो मैं उनको कहूंगा साहब मेरे पापा वाली जागीर मुझे दे दो, उत्तराधिकारी मांग रहा हूं मैं। तो राजा उससे एक फीस लेगा। कौन लेगा? राजा। किससे? नए सामंत से। तो एक प्रकार का उत्तराधिकार शुल्क हो गया। या फिर डॉक्यूमेंट रिन्यू होंगे, डॉक्यूमेंट रिन्यू हो गए ना,
पहले मेरे पापा के नाम थे, अब मेरे नाम हो रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट रिन्यू हो रहे हैं ना, तो एक प्रकार का क्या हो गया, नवीनीकरण शुल्क। कौन देगा, नया सामंत। किसको देगा, राजा। इसमें तो जनता का कोई लेना देना नहीं है। भाई तेरे को सामंत बनना हो तो दे, तेरे को सामंत नहीं बनना हो तो मत दे। अपना क्या जा रहा है, जो सामंत बनेगा वो देगा, तेरा फायदा है। तो जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतें ये टैक्स लिया करती थी। कौन नहीं लेते, कारण वही बेटा, आर्थिक स्थितियां नहीं है जैसलमेर की। जैसलमेर वाले तो उधर सिंध विंध के मुसलमानों को लूट लेते थे, क्योंकि अपने इधर इतना फाइनेंशियली स्कोप नहीं था। फिर मेवाड़ में इस टैक्स को कहते थे तलवार बंदाई। क्या कहते थे, या इस टैक्स को कहते थे बेटा नजराना। क्या कहते थे, जैसे मारवाड़ में इस टैक्स को कहते थे हुक्मनामा या पेशकशी। क्या कहते थे, आ गई बात समझ में। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। एक प्रकार का उत्तराधिकार या नवीनीकरण शुल्क था, जो जब भी कोई नया सामंत बनता था तो वो राजा को पे करता था। लेकिन ये जो कृष्ण सिंह था, इसके कोई औलाद हुई नहीं, बेटा नहीं था। तो मैंने आपको तख्त सिंह के टाइम भी बताया था कि जब भी किसी को गोद लेना होगा तो उसको अपने मूल शाखा में से किसी को गोद लेना पड़ेगा। इसलिए जोधपुर वाले गोद कहां से लाए थे, ईडर से। अशोक परमार कहां से आया था, जगनेर से। कहां से आया था, तो कृष्ण सिंह एक लड़के को गोद लेता है, उस लड़के का नाम था बेटा पृथ्वी सिंह। क्या नाम था, और पृथ्वी सिंह को ये कहां से लाए, जगनेर से। और बेचारा पहले कोई राजा तो था नहीं, अचानक बिजोलिया में आया और आते ही तलवार बंधाई दी। अब बेटा तलवार बंधाई कोई 100, 51, 1100 तो होती नहीं होगी। राजा लेता है वो भी सामंत से, तो तलवार बंधाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप सोचो तलवार बंधाई कितना बड़ा अमाउंट होता होगा कि सिक्कर के सामंत ने किसानों पर इतने टैक्स बढ़ा दिए थे कि ताकि मैं तलवार बंधाई का पैसा अपना कवर कर सकूं, तो सिक्कर में पूरे किसान आंदोलन चल गए। बड़ा अमाउंट, लाखों में होता था तलवार बंधाई का अमाउंट। अब बापड़े पृथ्वी सिंह ने तो इससे पहले इतने पैसे सुने न कोई देखे। पृथ्वी सिंह ने कहा इतने पैसे कोई लेने के होते हैं क्या, अपना तो खजाना खाली हो गया, तो क्या करो। बोले एक काम करो, ये तलवार बंधाई टैक्स जनता पर लगा दो। क्या लगा दो, तो इन्होंने कहा साहब आज से हमारे बिजोलिया में जो तलवार बंधाई लगेगा वो नया सामंत राजा को नहीं देगा, जनता राजा को देगी। जनता ने कहा हम क्यों, हम किस बात का टैक्स दें भाई, सामंत बनना तुझे, टैक्स ले रहा राजा, मत दे। राजा के गरज होगी जिसको लाके बिठाएगा राजा, हमें क्या दिक्कत। नहीं बिठाएगा तो राजा अपने खालसा क्षेत्र में ले लेगा, हमें क्या दिक्कत, हम किस बात की सजा भुगते हैं। लेकिन पृथ्वी सिंह ने कहा दुनिया में कोई ना कोई काम पहली बार होता है, और आज से तलवार बंधाई तुम देना शुरू कर चुके हो, आगे से पीढ़ियां भी तुम्हारी ही देखें। तो यहां पर किसानों ने इस बात का क्या किया, दोनों टैक्स क्लियर हुए, नहीं हुए अभी। तुम में से काफी ज्यादा बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जो तलवार बंधाई कर और चमरी कर को बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण समझते हैं, और हो सकता है वो पहले कभी पढ़े हो किसी किताब में या किसी टीचर से, तो उस टीचर ने कारणों में ये दोनों चीज वहीं लिखवा दी हो। एम आई राइट। चलो ये मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ, किसी भी घटना के शुरू होने के बाद उसका कारण पनपता है क्या, है? मेरे जज के यो मैं इसको दो देता हूं अभी, तो कारण तो 1-2 दिन में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। कारण उस घटना से पहले घटी हुई चीज होगी ना, या उस घटना के दौरान घटी हुई चीज है। कि भाई आपकी किसी से लड़ाई चल रही है, लड़ाई टंटे में आपने उनके बेटे को ठोक दिया, वो कारण थोड़ी है। लड़ाई तो आप पहले भी शुरू कर चुके हो ना। तो कारण 1897 से पहले की घटनाएं सारी क्या बनेगी, कारण। तलवार बंधाई और चमरी कर कभी भी कारणों में ऐड नहीं होंगे। इज दिट क्लियर। ये प्रथम चरण के द्वारा लगाए गए, प्रथम चरण के दौरान लगाए गए दो क्या है, कर।
सर पृथ्वी सिंह कामा भरतपुर से गोद नहीं आया था क्या? पृथ्वी सिंह बेटा जगनेर वाली ब्रांच से आएगा ना, कामा से क्यों गोद लाएंगे? कामा से ले आएंगे तेरे काले कलुंडे यहीं फिर रहे होंगे खूब, वहां से क्यों लाएंगे? हाँ मैं भी, इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है कि वहां वालों का कोई वंशज कामा वामा के एरिया का सामंत हो। आ गई बात समझ में? बाकी हम तो यही कहेंगे कि पृथ्वी सिंह को कहां से लाए थे? जगनेर से लाए थे। लिखें, हेडिंग डालो बेटा, चौमरीकर। अच्छा चलो एक और सवाल है वो क्लियर कर देता हूं फिर लिखते हैं। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की, उसका संबंध कौन से ठिकाने से था? चलो एक मिनट सब लोग देख लेना। क्वेश्चन मैं आपको जो कहता हूं ना, जब कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर आपसे दिमाग लगाए तब सवाल कैसे सोल्व करना है। आपसे क्या पूछा है? फैजल अली खान नाम का एक सामंत है, और किसी बात पे ध्यान मत दो, आप तो ये सोचो कि फैजल अली खान कहां का सामंत है। अब सुनिएगा बेटा, मेवाड़ में 108 ठिकाने। कितने? आप सोचो ना, 16 तो प्रथम श्रेणी के हैं, सेकंड क्लास थर्ड ग्रेड के कितने हैं, और राजस्थान में रियासतें कितनी है? 19। मेवाड़ के 108 है, कितने सामंत होंगे? क्या आप लिस्ट बना सकते हो? मैं बना भी दूं तो याद कर पाओगे इतने नाम? नहीं। ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे तो समझिएगा। ऑप्शन में 4 है। ऑप्शन ए नरहड़, कौन सी जगह? ऑप्शन बी सलुंबर, ऑप्शन सी डूंडलोत, और ऑप्शन डी अनूपगढ़। बात करें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। नाम से समझ में आ रहा है फैजल अली खान एक मुसलमान है। क्या? कौन सी कम्युनिटी का? यानी ये जिस भी ठिकाने का सामंत है वहां का ठिकाना मुस्लिमों का ठिकाना। इज दैट क्लियर? भाई ये जिस भी ठिकाने का सामंत है वहां पर मुस्लिमों का क्या है? सामंत है, इस वजह से ये वहां का सामंत है। अब चलो ठिकानों पे बात करते। अनूपगढ़ बीकानेर रियासत है, यहां पर राठौड़ है। कौन है? क्लियर? डूंडलोत, शेखावटी में शेखावतों के 5 ठिकाने थे जिनको पंच पाने कहते थे। नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, डूंडलोत और बिसाऊ। किसका है? शेखावतों का। सलुंबर चुंडावतों का। तरण झाला, तरण पूर्बिया, चुंडावत, बड़चार, सलुंबर, आमेट, देवगढ़ और बेगू। नरहड़, फिर थोड़ा कल्चर से रिलेट कराओ तो नरहड़ पीर। नरहड़ कायम खानियों का ठिकाना है। किसका? कायम खानियों का। अपने आप सोल्व हो गया। अब तुम ये सोच रहे होंगे सर मुझे कैसे पता यहां राठौड़ है, मुझे कैसे पता कि डूंडलोत में शेखावत है, मुझे कैसे पता कि सलुंबर में चुंडावत है? तो मैंने कहा था कि जो भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अपन जैसे जैसे सिलेबस को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बीच में कवर करते जाएंगे। जैसे मैं आपको आगे लिखवाऊंगा शेखावटी के पंच पाने, तो मैंने 5 नाम बोले हैं ना शेखावतों के 5 ठिकाने, नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, डूंडलोत और बिसाऊ, मैं लिखवाऊंगा। जब मैं मिडाइवल में आपको राणा लाखा लिखवाऊंगा तब मैं चुंडाओं के 4 ठिकाने लिखाऊंगा, सलुंबर, आमेट, देवगढ़ और बेगू। आ गई बात समझ में? तो जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, लगभग सारी चीजें कवर कर लेंगे, तो इन ठिकानों के प्रति आपके मन में अपने आप से ये कॉमन सेंस वाली चीजें क्रिएट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक। हेडिंग डालो, चमरीकर। हेडिंग डालो, चमरीकर। ईयर लिख लिया क्या? साथ में ब्रैकेट में ईयर भी लिख लेना। एक मिनट रुकना बेटा, इस बच्चे का वो उदयपुर वाला नहीं हो रहा है सर। जैसे बीकानेर, कोटा, जयपुर रियासत बोल रहे हो आप, तो उदयपुर भी तो 19 रियासतों में थी। उदयपुर रियासत नहीं थी बेटा।
उदयपुर मेवाड़ रियासत की एक राजधानी है ना। हम उदयपुर को रियासत नहीं कह सकते हैं। हाँ ठीक है, कहीं आप मेवाड़ की जगह ब्रैकेट में आप उदयपुर लिख लो, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो गलत है। जैसे मैंने मैकमेशन को मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट लिख दिया, तो मैं मैकमेशन को जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट लिख दूंगा तो कोई गर्दन थोड़ी कट रही है। लेकिन एक आपका इंप्रेशन तो बेड है, वो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। अब आपको कह दे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, स्पष्ट बढ़िया लाइन है। अब कह दे साहब मोदी जी जोधपुर के प्रधानमंत्री है, तो पूरे भारत में तो सारी चीजें हैं ना। मोदी जी दिल्ली के भी है, मोदी जी जोधपुर के भी है, मोदी जी जयपुर के भी, मोदी जी अहमदाबाद के भी। भारत के जितने शहर है सबका प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। लेकिन बोलने में ठीक क्या लगेगा, भारत का प्रधानमंत्री या अहमदाबाद का प्रधानमंत्री? बात वही है ना। तो रियासत की राजधानी है तो चीज तो एक ही होगी। अब हो गया कंफ्यूजन दूर। ये कंफ्यूजन एकीकरण पढ़ने से हुआ है। हाँ, कई लोग एकीकरण में रियासतों के नाम की जगह राजधानियां लिख देते हैं, होता है ऐसा। हाँ, कहां पहुंच गए थे भाई? चमरी कर हेडिंग डाल दी थी। लिखो बेटा, सामंत कृष्ण सिंह द्वारा सामंत कृष्ण सिंह द्वारा 1903 में लड़कियों के विवाह पर लगाया गया कर ब्रैकेट में लिखो 5 रुपए और 13 रुपए, 5 रुपए और 13 रुपए। एक सवाल पूछा था किसी बच्चे ने, उस बात पे हंसी आ गई थी। उसने सवाल पूछा कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की धरती पर शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्योंकि अमरचंद बांटिया को तो फांसी एमपी में हुई थी, है ना। अब सुनो बेटा, डेट के अकॉर्डिंग आप जब नोट करो तो अपने राजस्थान में यहां पर शहीद होने वाला सबसे पहला व्यक्ति, अपन जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अनुसार जयदयाल मेराब खां। कौन? अब सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि नसीराबाद के अंदर कोई चिटपुंज या भारतीय सैनिक मरा नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है नीमच में कोई व्यक्ति मरा नहीं होगा? एक आधा तो कोई अपना भी मरा होगा यार, है? तुमने एरीनपुरा में इतना बड़ा कांड किया है, क्या बिठोड़ा, चेलावास या अहुआ के युद्ध में कोई भारतीय नहीं मरा होगा? इतना कोई सुगाली माता का पर्चा बड़ा थोड़ी था। तो बात वो है, पहली बात तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो एक ही सवाल बनता है, वो अमरचंद बांटिया को लेकर बनता है, ऐसे सवाल नहीं बनते। दूसरी बात, फिर अगर हम ऐसे सवाल चीफ से लेवल पे बनाने पे आ गए ना, तो फिर बेटा 19 रियासतें हैं। फिर तो ये भी पूछेगा जोधपुर में शहीद होने वाला पहला है, कोटा में शहीद होने वाला पहला है, मेवाड़ में शहीद होने वाला पहला। फिर आपसे ये भी पूछेगा कि नसीराबाद छावनी में शहीद होने वाला पहला, नीमच छावनी में शहीद होने वाला पहला। पहले में ही मर जाओगे तुम तो, हिस्ट्री तो छूट ही गई पूरी। तो ऐसा कभी भी सवाल नहीं बनता है। सवाल सिर्फ यही बनेगा कि क्रांति के दौरान शहीद होने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति तो कौन? अमरचंद बांटिया। धरती पे शहीद गिनने लग जाएंगे तो बेटा, है ना, गांव में पहला शहीद हो सकता है। तो ऐसा कभी भी सवाल नहीं बनता। लिख दिया था, लड़कियों के विवाह पर लगाए गए कर, ब्रैकेट में 5 रुपए और 13 रुपए। हेडिंग डालो बेटा, तलवार बंदाई। हेडिंग डालो, तलवार बंदाई।
हाँ, ये सवाल तुम में से कईयों के सामने आ सकता है, मैं बता देता हूँ। देवली छावनी की स्थापना कब हुई? और ऑप्शन के अंदर 1838 सही नहीं, मैं लिखवाया था 1838, ऑप्शन में नहीं है। अभी रिसेंटली शायद, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ही सवाल रहा होगा, रिसेंटली किसी पेपर में सवाल था और वहां पर आंसर मान लिया था 55। क्या मान लिया था? 55। ठीक है, 55 तो आंसर गलत ही हो सकता है। कारण है कि भाई अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचें, मीणा बटालियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच ले तो 1857 की क्रांति के दौरान ही माना जाएगा। 55 ईयर तो कहीं नहीं बैठ रहा है। अब बेटा रिसेंटली पेपर हुआ है, आरपीएससी ने आंसर शीट जारी की है, अब कोई लड़का चेतेगा, कोई स्टूडेंट जो कोर्ट में स्टे लगाएगा, हमसे किताबें मांग के ले जाएगा, वहां पर प्रूफ के तौर पर देगा, तो आरपीएससी क्या करती है, आंसर चेंज करती है या इस क्वेश्चन को डिलीट करती है या सबको बोनस देती है, उस पर अभी अपन किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करेंगे। अभी के लिए ये क्वेश्चन गलत है और आरपीएससी ने चारों ऑप्शन भी गलत दिए हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा ही क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। अब अभी तो रिसेंटली पेपर हुए, जून के लास्ट वीक में ही हुआ था, एक 6 तारीख वाला तो अभी गया है ना, 26-26 तारीख वाले पेपर में ये सवाल था। आई डोंट नो एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं, फर्स्ट ग्रेड में था। हाँ, ये मुझे भी पता है, मैंने बोल भी दिया तुम। तो कोई बच्चा कोर्ट वोर्ट में जाएगा, आरपीएससी इस पे क्या फैसला लेती है फिर ही बात कर पाएंगे, अभी इस पे डिस्कशन नहीं करना है। हेडिंग डाल दिया तलवार बंदई, तो लिखो, नए सामंत द्वारा बेटा आयुषी अभी समझाया था कि संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत सिरोही है, आई नो अबाउट दैट, लेकिन आपको चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखना है। ऑप्शन में हमेशा सिरोही हो ये जरूरी, ऑप्शन में अवेलेबल 4 ऑप्शनों में से सबसे पहला और में से सबसे अंत वाला है। आगे अभी समझाया था बहुत अच्छे से यही बात। क्या लिखा? नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क ऑब्लिक नवीनीकरण शुल्क। वापस रिपीट कर रहा हूं, नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क ऑब्लिक नवीनीकरण शुल्क। लिख दिया। उत्तराधिकार शुल्क को बेटा इंग्लिश मीडियम वालों इंग्लिश में कहते हैं सक्सेशन फी। क्या कहते हैं? सक्सेशन फी। और नवीनीकरण शुल्क को इंग्लिश में कहेंगे बेटा रिन्यूअल फी। है क्या तुम में इसको इंग्लिश मीडियम का? अच्छा हाँ, 2-4 बच्चे हो तो तुम टर्म्स लिख लिया करो जब मैं बोलता हूं तो। उत्तराधिकार को इंग्लिश में सक्सेशन कहा जाता है, तो जहां कहीं उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ते हो तो इसका मतलब होता है सक्सेशन स्ट्रगल। जहां कहीं उत्तराधिकार शुल्क पड़ा है तो सक्सेशन फी हो गया। लिख दिया। फिर नई लाइन से लिखना, जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतें यह कर वसूलती थी। राजस्थान की सभी रियासतें यह कर वसूलती थी। नई लाइन से लिखना, मेवाड़ में इसे
मेवाड़ में इसे तलवार बंदाई या नजराना कहा जाता था। मेवाड़ में इसे तलवार बंदाई या नजराना कहा जाता था। मेवाड़ में इसे तलवार बंदाई या नजराना कहा जाता था, जबकि मारवाड़ में इसे हुक्मनामा ऑब्लिक पेशकशी कहते थे। जबकि मारवाड़ में इसे हुक्मनामा ऑब्लिक पेशकशी कहते थे। लिख दिया, नई लाइन से लिखो। 1906 में बिजोलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर लगा दिया था। बोर्ड की तरफ देखो। कुछ नाम तो हमने पहले चरण के दौरान कवर कर लिए थे, कुछ नाम बचे हैं जिनको अभी अपन कवर करते हैं, जो हम बीच में थ्योरी में कंसीडर नहीं कर पाए। उससे पहले मेरी इच्छा है वो बच्चे ईमानदारी से हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने घर जाकर PYQ सोल्व नहीं किए। बेटा अगर इस 24 घंटे के टाइम में से हम अगर 15 मिनट भी खुद की पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप तैयारी तो नहीं कर रहे हो, और क्या कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। क्योंकि किसी के भी जीवन में इतना महत्वपूर्ण 24 घंटे काम नहीं रह सकता कि आप जिस चीज के प्रति संपूर्ण डेडिकेशन से बैठे हो उसके लिए 15 मिनट भी नहीं निकाल पाए। टाइम इश्यू तो नहीं था। दूसरी बात, जिन बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनसे पूछना कि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उस टॉपिक के प्रति आपकी मानसिकता बदलती है या नहीं बदलती है। टॉपिक इजी लगता है। दूसरी बात, माइंड में और संभावनाएं क्रिएट होती है क्वेश्चन देखने के बाद कि यार नसीराबाद छावनी में से ऐसा पूछा गया तो हो सकता है ना नीमच छावनी में से भी ऐसा सवाल बन जाए। अगला क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पा लेते हैं। कभी कभी टीचर हम लोग तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं बताते कि ये पूछ सकता है, और वो पूछ भी लेता है एग्जाम में। वो हमें कैसे पता चलता है? ऐसे ही पता चलता है। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, इतने पेपर देखें तो एग्जामिनर की मानसिकता समझ में आती है। पैटर्न होता है एग्जामिनर का पेपर बनाने का। कभी भी एग्जामिनर बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछता है पेपर में। ऐसे पूछ ले प्रताप के कितने नंबर की जूती आती थी। तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको पैटर्न समझ में आता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस काम को कर रहे हो ना बेटा, उस काम में कम से कम किंतु परंतु नहीं रहे। आज से 1 साल बाद जब तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट या आंसर की तुम्हारे हाथ में हो, लगभग इन्हीं दिनों में वापस, तब तुम्हारे मन से ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि मैं उन 6 महीनों में अगर थोड़ा और डेडिकेशन से कर लेता तो शायद आज ये परिणाम कुछ और होता। होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन आपके मन के अंदर कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए कि मैं ये कर लेता तो ऐसा होता। जितनी चीजें कर सकते हो कीजिए। और बेटा तुम नौकरी लगोगे तो मेरी कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी, तुम नौकरी नहीं लगोगे तो मेरी कोई सैलरी कम नहीं होगी। जब तक मेरी इस कॉपी में से आरपीएससी के क्वेश्चन पढ़ निकल रहे हैं और उत्कर्ष में बैठी हुई टीम उनको सोल्व कर पा रही है, तब तक
मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन मेरे पढ़ाई में से सवाल ही सोल्व होना बंद हो जाएंगे उस दिन तो मुझे क्यों रखेंगे यहां पर। तो मेरे तुम्हें बार बार समझाऊं, इसमें मेरा कोई भी व्यक्तिगत फायदा नहीं है। खूब बच्चे पढ़ पुढ़ा के नौकरी लगे हुए बेटा, हम जानते भी नहीं है। कभी कोई थाने में जाते हैं तो कोई बच्चा आके धोख दे के कहता है सर मैं आपसे फला बेच में पढ़ा हुआ था, तब याद आता है यार अच्छा आप कांस्टेबल लग गए, बोला हाँ सर। कभी कोई राजनीतिक काम से कहीं जाते हैं तो कोई ग्राम सेवक कोई पटवारी मिल जाता है तो वो कहता है सर मैंने आपसे ऑनलाइन में पढ़ा था ऑफलाइन में पढ़ा था, तब याद रहता है। दिन में इतनी शक्लें देखते बेटा हमें याद भी नहीं रहते। हमारा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, बस इस बात से बुरा लगता है कि आप अपने जीवन का एक लंबा समय खराब कर रहे हो, है ना। 6, 7, 8 महीने इस तैयारी के पीछे बर्बाद हो रहे हो ना, और ये टाइम 8 महीने खराब करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है तो बहुत बुरा सा फील होता है। बाकी तो भारत का संविधान जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है वो लोग अपने अच्छे और बुरे के बारे में निर्णय लेने की क्षमता भी स्वयं रखते हैं। इतने समझदार तो हो ही, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनते हो तुम, तो इसका मतलब तुम मैच्योर हो। भारत का संविधान भी 18 साल के बच्चे को नाबालिग नहीं मानता ना, समझदार की कैटेगरी में ले लेता है। तो आप सब समझदार, बीएससी बीएड किए हुए, समझते हो। पढ़ो, चीज़ों को पढ़ने के लिए टाइम निकालो। मैं नहीं कहता कि जीवन में मस्ती नहीं करनी चाहिए, सब करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी दूसरा मौका वापस पलटने का नहीं देती है। तो किसी भी चीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन ये ध्यान रखो कि मुझे अगर डेली के 4 घंटे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, वो मैं मैनेज करूँगा मुझे कैसे करना है। या मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, या मुझे 5 घंटे लगते हैं तो मुझे 5 घंटे निकालने हैं। उसके बाद मेरे कोई और काम हो गया, मुझे नींद के 2 घंटे कम लेने हैं तो वो काटने पड़ेंगे। भाई कोई दोस्त की पार्टी है, जाना है, जरूरी है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार वहां 1 घंटा ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, आज 5 घंटे सो लूंगा, लेकिन पढ़ाई तो पूरी 4 घंटे करके सोऊंगा। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी जीवन में जो करना है करो। दुनिया है बेटा, अच्छे को भी बुरा कहती है और बुरे को भी अच्छा कह देती है। सही कोई नहीं होता। वो आजकल एक बहुत अच्छा कोट चल रहा है इंस्टा पे, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी तो गांधारी की नजरों में गलत थे। अच्छे बुरे की तरफ नहीं जाना है, वो जो खुद को लगे ठीक वो करो, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लास्ट बार समझा रहा हूं, मैं समझाता नहीं हूं क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 तारीख को सुबह 5 बजे खाते में जो मैसेज आता है वो आएगा। तुम PYQ सोल्व करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी। करोगे तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तो किसी का भी नुकसान नहीं है। ध्यान रहेगी बात। मुख्य नेता 2-3 नेता थे। एक व्यक्ति था बेटा जिसका नाम था ब्रह्मदेव। क्या नाम था? ब्रह्मदेव। एक व्यक्ति था प्रेमचंद। क्या नाम था? और एक व्यक्ति था बेटा फतेहकरण। क्या नाम था? फतेहकरण। ब्रह्मदेव और प्रेमचंद जो है, उन दोनों को मेवाड़ रियासत ने क्या कर दिया था? निष्कासित, कि आज के बाद आप बिजोलिया ठिकाने में दिखाई नहीं दोगे। साधु सीताराम दास लाइब्रेरी में नौकरी करते थे। उस लाइब्रेरी की नौकरी से भी साधु सीताराम दास को निकाल दिया गया था और अपना पहला चरण क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये लिखो, फिर मैं साधु सीताराम दास वाली बात लिखवाता हूँ। अच्छा, एक बच्ची ने कमेंट किया है कि सर आप PYQ डाल दो, हम राजस्थान में नहीं रहते हैं। इससे पहले एक बच्ची कह रही है कि सर हमारे गांव में मिलती नहीं है PYQ। बेटा जिस मंत्रा पे, जिस फ्लिपकार्ट पे, जिस अमेजोन पे तुम गाबे, जूते, चार्जर, ईयरफोन ढूंढते हो, उस पे तुम्हें PYQ की किताब मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन देख लेना। तुम्हारे घर पे कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है। चाह होनी चाहिए। बेरा खोद के पानी पी लेता आदमी है क्या? हर जगह बंद है। तो बेटा खरीदनी है तो पैसे दे दो, बाद में ही देने, पहले ही दे दो।
कौन सा शासक था जो अपनी सेना के लिए 1857 के संग्राम की मदद हेतु राज्य से बाहर गया? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे बेटा। लिख दिए तीनों नाम, नई लाइन से लिखो बेटा। साधु सीताराम दास को, साधु सीताराम दास को अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे सर ऐप में अपलोड करवा दीजिए। नहीं बेटा, ये हमारा काम नहीं है ना। और सीधी सीधी अपनी भाषा में कहूं तो अगर हम ऐप में PYQ अपलोड करवाएंगे तो हमारे उत्कर्ष पब्लिकेशन द्वारा निकाली गई PYQ की किताब को खरीदेगा कौन? बिजनेस इज बिजनेस, क्लियर है। अपने पास कोई गुड़ लिपटी सी बात है ही नहीं, गोली जैसे शब्द मेरी जिंदगी में ही नहीं, सीधा मुंह पे है ना। तो उत्कर्ष की बुकशाला से भी तुम्हें PYQ की किताब मिल जाती। मैंने कहा ना 85 रुपए में है, नहीं मिली बुकशाला में। ऑफलाइन गए तुम, कितने रुपए? अभी शायद वो कौन से बेच के, ये वीडियो वाले या कोई पटवारी के बेच वाले बच्चे लाए थे, या तो ऑफर के टाइम वीडियो वाले बच्चे लाए थे उस टाइम। हाँ, कोई ऑफर हो सकता है सेल वेल का, बुक्स पे जब ऑफर चलता है ना, बुकशाला पे ऑफर आता है ना, तो ऑफर वाले प्राइस में मिल गई होगी। तो कोई बात नहीं, लग रहे हैं तो अब लग रहे हैं, अब उसका तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बेटा हमारे तो काम पड़ता है नहीं, हम खरीदते हैं नहीं। सिलेबस की सब्जेक्ट की किताबें खरीदे तो अरसा बीत गया। अब ये होता है कि भाई NCERT ने नया एडिशन लॉन्च कर दिया है ना, तो फिर बुक दुकान पे जाके भाई नई वाली NCERT 9th क्लास की अपडेटेड दे दो, या 10th में आई हो 10th की ले आए, 11th की आई तो 11th की ले आए। बाकी तो किताबें सारी लगभग हमारे पास पड़ी होती है, तो लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लिखिएगा, साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। लिख दिया, लिख दिया, नई लाइन से लिखो। साधु सीताराम दास ने लिख दिया, क्या लिखा? बिजोलिया मित्र मंडल का गठन किया। गठन किया। किसान आंदोलनों में अंग्रेजों का कुछ रोल नहीं था क्या? नहीं बेटा, मैंने आपको शायद पहली क्लास में कह दिया था कि हम पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन, हम पे राजा शासन करते थे, हमारे राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी। तो जहां कहीं मामला ज्यादा गड़बड़ाएगा वहां अंग्रेज डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, बाकी अंग्रेज डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। सर महाराष्ट्र में मिल जाएगी बेटा, इंटरनेशनल डिलीवर करता है उत्कर्ष का बुकशाला, कहीं भी मिल जाएगी, है ना, मंगल। लिख दिया, क्या लिखा? बिजोलिया मित्र मंडल का गठन किया। सुनो, ईयर नहीं है, कौन से चरण के दौरान, तो ध्यान रखना, प्रथम चरण के दौरान एक संगठन बनाया था जिसका क्या नाम था? बिजोलिया मित्र मंडल। कभी एग्जाम में ईयर नहीं पूछा गया है, न पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा संगठन साधु सीताराम दास का है, या साधु सीताराम दास ने कौन सा संगठन बनाया था। तो ध्यान रहेगी बात। अब सुनो, प्रथम चरण में दो चीजें हुई। पहला तो किसानों को अपने अधिकार समझ में आए, किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई कि साहब हमारा ये हक है। दूसरी बात, उनको सामंत विरोधी भावना का संचार हुआ कि भाई हमारे ये हक है और इन हकों के लिए हम सामंत के खिलाफ भी जाएंगे तो रियासत हमारी सुनेगी। उससे पहले किसानों को लगता था सामंत की शिकायत कहीं भी कर दो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसानों को अपने हकों के बारे में पता भी नहीं था। जैसे
एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। सपोज सुनिएगा, गांव में कोई आदमी है, उससे किसी लेबर क्लास के आदमी ने 50,000 रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए ब्याज पे लिए। होता है इन जनरल नॉर्मल बात। जिस आदमी ने पैसे दिए ना, वो उस आदमी से बेगारी करवाता है। क्या करवाता है? एम आई राइट? गांव वाले बच्चे जानते हो तुम इस बात को। उसके घर पे कोई काम पड़ेगा तो बिन बुलाए लाओ, वो आएगा। किस बात से? क्योंकि उसने पैसे उधार लिए हुए हैं। अब उस आदमी से तुम कहो कि फला आदमी तुम्हारा शोषण कर रहा है, तो वो आदमी क्या कहेगा? नहीं यार, उसने तो मुझे पैसे उधार दिए हैं, इतना तो मेरी ड्यूटी बनती है ना, मैं उनके लिए इतना करूं। क्यों भाई? ब्याज लेता है ना। तो उसको दिन भर खोटी करके अपने खेत में काम करवा रहा है कि आज मेरे थोड़ी वो जैसे भी चल रही है, ऊपर पहाड़ देख रहे हैं तो यार थोड़ा तू ध्यान रख, पास में खड़ा रहे। वो दिन भर खोटी हुआ तो वहां तू मजदूर खड़ा करता, तेरे से 600 रुपए नहीं लेता क्या? एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है बेटा। हाँ, तो वही बात कि किसानों को यह नहीं पता था कि हमारे अधिकार है कौन से और हमारे हक है कौन से। पहले चरण में एक तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ गई, और दूसरा इस भावना का संचार हुआ कि हम सामंत की शिकायत करेंगे तो कोई हमारी सुनेगा और हम सामंत की शिकायत कर सकते हैं। तो लिखो, प्रथम चरण में किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई तथा सामंत विरोधी भावना का संचार हुआ। तथा सामंत विरोधी भावना का संचार हुआ। बात करें सेकंड फेज यानी द्वितीय चरण, सुनिएगा। साधु सीताराम दास यहां से फ्री हो गए, नौकरी से निकाल दिया। तो साधु सीताराम दास इससे पहले एक संगठन से जुड़े हुए थे,
उस संगठन का नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। क्या नाम था? कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ में एक जगह है बेटा, ओछड़ी। कौन सी जगह? सुनिएगा, यूपी में एक जगह है बुलंदशहर। कौन सी जगह? वहां का एक लड़का है, उस लड़के का नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? क्रांतिकारी गतिविधियों में फुल ही इन्वॉल्व रहता था। इस कारण अंग्रेजों ने उनके ऊपर खूब सारे से मुकदमे दर्ज कर दिए। अब लगा कि वहां बुलंदशहर में मामला गड़बड़ हो सकता है, तो उस लड़के को वहां से अजमेर भेज दिया। कहां भेज दिया? यानी अपने इस राजस्थान के एरिया में वो रहा करता था। जिस दौरान वो अजमेर आया, उस दौरान भारत में क्रांति को पनपाने वाले दो लोग, दो क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल, ये घोषणा करते हैं कि हम पूरे भारत में 25 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति करेंगे। क्या करेंगे? यानी अंग्रेज हाथाजोड़ी से हमें सत्ता नहीं देंगे, हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। हम गोली, बंदूक, बम, पत्थर, लाठी, तलवार से लड़ाई लड़ेंगे। कारण यही डेट क्यों चुनी? तो बेटा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा विश्व युद्ध? इंग्लैंड लड़ रहा है जर्मनी से। इंग्लैंड लड़ रहा है किससे? भारत में दो लोग, गरम दल की तरफ से बाल गंगाधर तिलक, जनता से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अंग्रेजों की तरफ से लड़ो ताकि कल को अंग्रेज हमारे फेवर में आकर हमें आजादी दे दे। और नरम दल की तरफ से बापू रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ ताकि अंग्रेज हमें आजादी दे दे। लेकिन दो लोग, सचिंदर सान्याल और रास बिहारी बोस, कह रहे थे भारत में लड़ाई मान दो। क्या होगा उससे? तो अंग्रेज अगर हमारी तरफ ध्यान देंगे तो जर्मनी से हार जाएंगे, तो भी हम आजाद है, क्योंकि जर्मनी, हिटलर इंग्लैंड पे कब्जा करेगा। और अगर अंग्रेज हम पे ध्यान नहीं देंगे, जर्मनी से लड़ेंगे, तो हम वैसे भी आजाद हो जाएंगे। हेड भी अपना, टेल भी अपना, अपने लिए ये बेस्ट टाइम है, हमें लड़ाई कर देनी चाहिए। पर वही बात बेटा, कांग्रेस वाले माने नहीं, तो उन्होंने कहा हम हमारे क्रांतिकारियों को साथ लेंगे और पूरे भारत में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे। अब वो दोनों तो पूरे भारत में टाइम बम नहीं लगा सकते, तो उन्होंने हर क्षेत्र में अपने अपने नेता चुन लिए। भाई इस क्षेत्र में ये मेरा फेवरेट है, उसको कह दिया, उस क्षेत्र में वो फेवरेट, उस क्षेत्र में वो फेवरेट, सब लोग चुन लिए अपने अपने। राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। अजमेर के पास एक जगह है खरवा, वहां के सामंत थे गोपाल सिंह खरवा, जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बाल, पंजाब में लाल और राजस्थान में गोपाल। गोपाल सिंह खरवा को जब जिम्मेदारी दी, तो गोपाल सिंह खरवा को कहा, गोपाल सिंह जी ध्यान रखना, कोई काम की जरूरत पड़ जाए, आप अकेले हो, तो वहां पर भूप सिंह है, भूप सिंह से संपर्क कर लेना और मामला देख लेना। भूप सिंह थोड़ा एक्सपीरियंस आदमी है ऐसे मामलों में, है ना, तो बम बम फोड़ने में, गोलियां वोलियां चलाने में थोड़ा ठीक है। तो आप अकेले हो, और अजमेर एक ही शहर था वैसे ही अंग्रेजों का, तो अजमेर वाला एरिया आपसे नहीं संभलने में आए, तो आप थोड़ी सी बात कर लेना, भूप सिंह वही है। उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे से संपर्क कर लिया, दोनों अपने यहाँ मामला फिट कर रहे हैं, भाई इतनी तारीख को यहाँ बम लगाएंगे, इनको मारेंगे, ये टारगेट है। अब अपने क्रांतिकारियों की बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, सारे टाबर है, मैच्योर डिसीजन वाला कोई क्रांतिकारी नहीं है। अब प्रफुल्ल चाकिर, खुदीराम बोस टिंगर थे, स्कूल की नेकर में गोली मारने गए थे वो। अब उनको कहा कार में से एक आदमी उतरेगा, जो जज है, गोली मार देना। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कार की फाटक खुली, गोली चला दी, अंदर लुगाई को मार दिया। बच्चे थे ना, घबराहट थी। केस सिंह बारट के भाई थे, जोरावर सिंह बारट, दिल्ली षड्यंत्र केस में उनको बम फेंकना था,
सामने गवर्नर जनरल था, हाथ पग फूल गए यार। आज तुम में से किसी को बंदूक दे कहते मोदी को गोली मार दो, मैं कहूं तुम्हें स्टेज तक पहुंचा देना, तुम एक बार आंखों के सामने मोदी को देख के खुद दूध जाओ। सामने वाले की पर्सनालिटी का इंपैक्ट होता ना। बम फेंकना था, बम उनके ड्राइवर पे पड़ गया। अपने क्रांतिकारी बच्चे थे, अपने क्रांतिकारियों को मैच्योर लीडरशिप मिली होती ना तो अपने क्रांतिकारी देश को इस घटना से 35 साल पहले आजाद करा देते, 1947 से भी। अपने क्रांतिकारियों के पास इनपुट भी नहीं थे। दूसरी बात, ये कांग्रेस सबके बर्फ में लगाने का काम कांग्रेस ने कर दिया। पग पकड़ पकड़ के, पग पकड़ पकड़ के। पंजाब में जो थे वो नए लड़के थे। क्या होता है, युवा अग्रेसिव हो जाता है, यूथ का खून गर्म होता है। तो पंजाब में उन लड़कों के पास हथियार तो थे ही। उन्होंने रात को रील बना दी। रील तो नहीं बनाई, मतलब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो रात रात में गेम पलट दियांगे टाइप फोटो चाट दी। कोई आदमी से नॉर्मल बेस हो गई, उन्होंने वहां पर बंदूक काट दी। बच्चे थे, मैच्योर थे नहीं, बंदूक निकाल दी। अब बेटा कोई 14, 15, 16 साल का टाबर बंदूक काट दे तब बात तो सोचने वाली होती है ना। और वो पंजाब वालों ने अंग्रेजों को जाके शिकायत की, साहब यहां तो टिंगर बंदूकें लेके फिर रहे हैं वो 4-5। अंग्रेजों को घुसपैठ तो ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, यहां कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। अंग्रेजों ने उस चक्कर में पकड़ा। अब बेटा बच्चे हैं, हर टाबर प्रताप सिंह बारठ थोड़ी होता है। वो लाल राजस्थान की माएं पैदा करती है। बच्चे थे, अंग्रेजों ने 2-2 थप्पड़ मारी, उन्होंने सारी प्लानिंग ही बता दी। 25 तारीख को जिमणे साहब कहां बोले इन जगहों पर भंडारे लगेंगे। कौन कौन? बोले साहब इन 4-5 भाई साहब को तो हम जानते हैं, बाकी को नहीं जानते। उन 4-5 को पकड़ा, धोया, उन्होंने और 4-5 के नाम बताए, उन्होंने और 4-5 के नाम बताए। पूरे भारत के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अपने राजस्थान में 2 पकड़ी गए। कौन कौन? गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह, दोनों को पकड़ के अजमेर की टोडगढ़ जेल में बंदी कर दिया। दोनों भाइयों को माछर खा रहे थे, गाबे खोले हुए थे। गोपाल सिंह जी का मुंह उतरा हुआ था। भूप सिंह ने कहा गोपाल सिंह जी पहली बार आए क्या? बोला हाँ। बोला आप? बोला अपने रोज का काम है। क्या होगा? बोला अभी आएंगे, उल्टा सुलाएंगे, उसके बाद सड़ा सड़ आवाजें आएगी, पाट पाट। फिर बोलेंगे तुम या तो हाँ बोलोगे या अंग्रेज तुम्हें जबरदस्ती हाँ वाले कागजों पर साइन करा लेंगे। गोपाल सिंह जी वैसे ही कालजा हिल गया। तब तक भूप सिंह ने कहा भाई साहब बस थोड़ा सा ध्यान रखना, एक गलती हो गई है। बोले क्या? बोला आप मेरे साथ पकड़ी गए हो। मतलब तो उससे क्या होता है? बोले मेरे तो पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, अभी जिला हूं। तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ये फैजल। ये अंग्रेज मुझे पहचानेंगे और कूटेंगे भाई साहब बूंदी तरह। और मेरा गुस्सा कई बार आप पे भी निकलेगा। गोपाल सिंह ने मरा दिया। गोईडार पापू पीपली बड़े, तेरे चक्कर में मैं कुटिंजूंगा आज। कुछ कर यार भाई। विजय सिंह पथिक ने कहा भाग सकते हो? गोपाल सिंह ने कहा हाँ, दौड़ने में उस्ताद हूं। बोला पक्का? बोले पक्का। बोले फिर भाग। खुद भाग गए, सबको भगा दिया जेल से। पर साहब भूप सिंह को एक्सपीरियंस था। भूप सिंह भाग के टोडगढ़ से नीचे की तरफ भागा, साउथ राजस्थान में, ताकि रियासती भारत है, अंग्रेज कार्रवाई नहीं कर सकते। गोपाल सिंह घबरा के ऊपर की तरफ भाग गए, अजमेर की तरफ। अजमेर तो गढ़ अंग्रेजों का, राजस्थान में अंग्रेजों का शासन ही अजमेर में है। गोपाल सिंह करवा वापस पकड़ीज के, पकड़ के अजमेर जेल में डाल दिया। फिर उनको लगा यार क्रांतिकारी भेड़े होके अजमेर में कोई कांड कर दे, है ना। तो फिर यूपी में एक जगह है शाहजहांपुर, जिसको आजकल आप तिहाड़ जेल कहते हैं, वहां पर गोपाल सिंह जी को भेज दिया। भाई अपना नीचे आया। चित्तौड़ में एक गांव था ओछड़ी। क्या गांव था? वहां पर एक स्कूल खोल ली, विद्या प्रचारिणी सभा, और हिस्ट्री पढ़ाने लग गया। मास्टर बन गया, नाम रख दिया विजय सिंह पथिक। बोल 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ रखी। अभी जीके के हिसाब से बैच भी ठीक चल जाएंगे। और खुद वहां पर टीचर बन गए स्कूल में, और नाम क्या रख लिया? विजय सिंह पथिक। अब सुनो, स्कूल थी सिर्फ नाम की, था क्रांतिकारियों का अड्डा। नए छोरों को सिखाते बम कैसे चलाना है,
बंदूक कैसे चलानी है, गोली कैसे मारनी होती है, लोड कैसे करनी होती है, गन मिलती कहाँ है, लोगों में क्रांतिकारी भावना बरते। तो ऐसे स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़े हुए लोग टच में रहते। तो साधु सीताराम दास पहले से ही जुड़े हुए, तो साधु सीताराम दास को भी लगा यार आज अपन मीटिंग में चलते हैं। और साधु सीताराम दास वहां से रवाना हुए और ओछड़ी में मीटिंग चल रही थी, यहां पर आए और बैठे भाई सब लोग, सबकी बारी आई, जो दो दो शब्द सबने बोले। अब जो अध्यक्ष है वो सबसे लास्ट में ही बोलेगा, तो सबसे लास्ट में बारी आई विजय सिंह पथिक के। पथिक जी ने भाषण दिया, साधु सीताराम दास का यूं हेप्नोटाइजमेंट टाइप की स्थिति हो गई, सब रुक गए। तो ही अलग से ताली बजा रहा, बोला मजा आ गया, क्या बोलते हैं यार, क्या वीर रस बोले, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे विजय सिंह पथिक ने डोकरे को हार्ट अटैक आ जाए, नीचे बिठाओ इसको, पहले ज्यादा जोश में। मामला शांत हुआ, विजय सिंह पथिक स्टेज से उतर कर जा रहे थे, वो आए साधु सीताराम दास, बोला यार बेटा क्या बोलता है यार, इतना जोशीला आदमी, इतना इंटेलिजेंट, यहाँ क्या स्कूलों में चक्कर काट रहा है। उसने कहा साहब कभी मौका ही नहीं मिला, मैं तो कोई आपके जैसा बड़ा आदमी मौका देगा जिंदगी में तो कभी कोशिश करेंगे देश के लिए कुछ करने की। अब उसको तो मन में पता था, डेढ़ तू क्या जानता, गंगाधरी शक्तिमान है यहाँ, ये तो मेरी मजबूरी है, फरारी काट रहा हूं। पर वो तो वहां एक्टिंग तो करनी पड़े, बोले साहब बस कोई मौका ही नहीं दिया कभी किसी ने। उधर विजय सिंह पथिक भी ये जानते थे कि यार ये छुपम छुपाई में मजा नहीं आ रहा, मुख्य धारा में तो जाना पड़ेगा यार, यूं इतना बड़ा क्रांतिकारी छुप कैसा जी रहा है, डाडी वाडी बडाली। तो पथिक जी ये चाह रहे थे कि मुझे किसी बड़े आंदोलन का सपोर्ट मिल जाए और मैं इस विजय सिंह पथिक के नाम को आइडेंटिटी बना के लॉन्च हो जाऊं। भूप सिंह वाले केस पूरी खत्म, भूप सिंह उनको मिलेगा ही नहीं ना, अपनी नई आइडेंटिटी विजय सिंह पथिक से उतर जाऊं, क्रांतिकारी क्रांतिकारी भाई भाई तो जानते ही है सब, और बाकी अंग्रेजों को जनाकेत करना ही क्या है। और उधर साधु सीताराम दास ने कहा यार अगर तू सही में इंटरेस्टेड है तो हमारे बिजोलिया में आंदोलन चल रहा है, मेरे को तो वहां से निकाल दिया, मैं बता दूंगा तुझे क्या क्या करना रही हूं, बढ़िया से आंदोलन चलाना। उन्होंने कहा बिल्कुल भाई साहब, कब जाना है, बोले परसों। बोले ठीक है मैं चल जाऊंगा। बोले सुन तो सही वहां क्या करना, बोले अब बस अब मैं संभाल लूंगा, आपने तो एड्रेस बता दिया, अब आप मस्त रहो। तो 1916 में विजय सिंह पथिक यहां आ गए। कौन से साल में, कौन आए, क्या कर रहे थे इस समय, ओछड़ी में एक संगठन चला रहे थे, कौन सा, विद्या प्रचारिणी सब। अब देखो बेटा, एक यंग एनर्जेटिक बोल्ड बिहेवियर वाला लीडर जब उतरता है ना, तब सामने बैठे लोगों में जोश तो आता है। विजय सिंह पथिक आया और बिजोलिया में लोगों की एनर्जी बदली। तो बिजोलिया ठिकाने में एक आदमी नौकरी करता था, माणिक्यलाल वर्मा। कौन, उन्होंने कहा यार लड़का ठीक दिख रहा है, आंदोलन कम से कम डंका चलाएगा, तो उस लड़के को अपने साथ ले लेते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और विजय सिंह पथिक के साथ आकर आंदोलन में शामिल हो गए। वर्मा जी आंदोलन में आ गए। इधर विजय सिंह पथिक ने सबसे पूछा कि भाई आप लोग आंदोलन कैसे चलाते हो। तो उन्होंने कहा साहब हमारे धाकड़ों की एक पंचायत है और धाकड़ों की पंचायत जो निर्णय ले लेती है हम उस निर्णय पे चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आंदोलन कभी किसी जाति के नाम से नहीं चल सकता, जब मांगे सार्वजनिक हो तो एक नया संगठन बनाओ। और उन्होंने यहां पर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा बेटा उपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम रखा, स्थापना कब, 1917। कौन से साल में, कौन सा दिन था, हरियाली अमावस्या। कौन सी जगह पर, बेरीशाल, चित्तौड़ में जगह बेरीशाल, वहां पर हरियाली अमावस्या के दिन क्या लगता था, मेला लगता था। कौन बना रहा है संगठन, विजय सिंह पथिक। लेकिन कोई भी संगठन होता है उसका कोई अध्यक्ष होता है,
उसका कोई हेड होगा, अध्यक्ष कह सकते हो आप उसको सरपंच कह सकते हो। तो यहां पर इस संगठन का अध्यक्ष या सरपंच जिस आदमी को बनाया गया था, उस व्यक्ति का नाम था बेटा मन्ना पटेल। क्या नाम था? पथिक क्रांतिकारी था। पथिक ये जानता था विद्या प्रचारिणी सभा का गठन 1913-14 में हुआ। हाँ, यहां तो 1916 में विजय सिंह पथिक आंदोलन में आ रहे हैं, है ना। इसका गठन तो पहले ही हो गया। सुनो, कहां थे हम? अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक्सप्लेनेशन में ये बोला था कि साधु सीताराम दास जुड़े तो पहले ही थे, फिर ही अब हुए तो अब आए हैं अधिवेशन में भाग लेने के लिए। सुनो, संगठन बना दिया। पथिक जी ये जानते थे कि ये बूढ़ी डेढ़ है ना, सिर्फ डीजे बंद करवा सकते हैं गांव में, और कोई भला नहीं कर सकते। खोड़ी लाए वाले काम करा लो, गट्टे पे चांतरी पे बैठ जाएंगे, बीड़ियां पिएंगे पूरे दिन, फोगट की करेंगे बातें, फलाना रे बींदनी, फलाना रे बेटी, फलाना रे बेटो, है ना, घरे भले बान छा हिम्मत गालो। आप देख लेना, आपके गांव में जो आदमी 24 घंटे फ्री और रोता फिरता रहेगा ना, गांव में बिगाड़े में सबसे ज्यादा योगदान उसी व्यक्ति का होता है। और ये नए लड़के तो गांव में चिढ़ते भी हैं उनसे, बोले आप पीढ़ी मरगी वे नहीं तो उधार हो जाए, कई तो यहां तक दापे हुए, क्योंकि बूढ़िए कभी जिंदगी में बदलाव नहीं करने देते। वो लकीर के फकीर बने हुए उसी बात से चलेंगे। कोई नया लड़का कुछ बताने की कोशिश करेगा तो क्या तू ज्यादा जानेगा, और वो गांव में कोई बड़ी बदलाव की बात कर दे, उसके पापा को फोन करेंगे, मां साथ थान छोरो गांव में पंचायती करे। तुम्हारे पापा कहेंगे तू बाजार में क्यों बोलियो? पापा मैं सही तो बोला। हाँ, होता है, एम आई राइट? कभी नहीं कर सकते। आपने कभी देखा क्या किसी नेता की रैली में सापे पहने हुए कितने हैं? बूढ़ी सबसे ज्यादा होशियार होते भाई साहब, जहां लगता है ना पानी छिटक के लट पड़ेंगे वहां जाते ही नहीं। वो जाएंगे धोला कुर्ता पहन के, गाड़ी में बैठ रहे, माड़ा पैर पाचा जहां वहां। पथिक जी को पता था आंदोलन को सफल बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है युवाओं की। किसकी? युवा की। लेकिन यूथ की एक प्रॉब्लम है, जो नेता यूथ को कंट्रोल कर लेता है ना, वो मैं कहूं सदी का सबसे बड़ा महानायक है। लेकिन यूथ कंट्रोल किसी के बाप से नहीं होती। यूथ जितने जल्दी आपके साथ जुड़ेगी ना, उतने जल्दी आपकी धज्जियां उड़ा देगी, क्योंकि युवा ज्यादा समझता है। युवा के सामने आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी कोई वर्तमान के किसी मुद्दे पे तुम्हें 5 मिनट समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, लेकिन बूढ़े डेढ़ के सामने 2 दिन गाऊंगा तो ही दिमाग में नहीं बैठे। यूथ जल्दी समझता है, जल्दी जुड़ जाता है। इसलिए आप देखो भारत में बूढ़े बूढ़े जिनके लकड़े मुसाने में पड़े, वो भी अभी तक युवा नेता है। जैसे मोदी जी अभी तक युवाओं की पसंद है, मैं वो मरने वाले हैं वो हैं। जैसे राहुल गांधी, उसकी मां ने ब्याह नहीं किया, हमारी क्या गलती है? अभी तक युवा नेता है यार। राहुल गांधी जैसे डोकरे हमारे गांव में वृद्धावस्था पेंशन उठा रहे हैं। युवाओं से हर कोई व्यक्ति जुड़ा हो जाता है। बात वो है क्योंकि यूथ बड़ी जल्दी फेवर में आ जाती है, यूथ को समझाना इजी होता है। लेकिन बेटा यूथ अगर कंट्रोल में नहीं रहना, यूथ दुकान बंद कर देती है किसी, क्योंकि यूथ में होती है चिंदी चोरी। यूथ वालों की दोस्ती एमएलए साहब से या एमपी साहब से हो जाए ना, फिर भी जाके टोल पे 35 रुपए के लिए लड़ाई लग रहे हैं और कहेंगे ले एमएलए एमपी साहब हूं, बात कर, तारी कहीं औकात है। तो तेरी क्या औकात बेवकूफ? 35 रुपए के लिए तुमने उस एमपी की धूड़ कर दी टोल पे। कोई जालोरी गेट हेलमेट के लिए पुलिस वाला रोक देगा, ला बात कर साहब है। 200 रुपए के चक्कर में क्यों मटिया पलीत की उस आदमी की?
वो एमपी है बेवकूफ, तेरी जेब से दे देता तू 200 रुपए, है ना। फिर कहीं जोश जोश में शाम को 8 बजे बाद कई बार आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है जी, चेता नहीं रहता, कहां कुछ बोल देता, वीडियो आ जाता है, बोले फलाने नेता के समर्थक ने दूर कर दी। आई ना बात समझ में। युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूथ कंट्रोल में नहीं रहता, यूथ बहुत अग्रेसिव होता है। यूथ को बिजी रखो, यूथ कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे घर में शादियां होती, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ घर परिवार के फंक्शन में चलेंगे, दिन भर तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त कुछ गलत नहीं करेंगे। 7:30 के आसपास आधे घंटे फ्री होंगे, 9 बजे कांड हो जाएगा। दिन में आपके दोस्तों की इतनी तारीफ होगी पूरे घर में कि यार फलाने के दोस्त आए हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं भाई, बात ही मत छोड़ो। 9 साढ़े 9 बजे पापा कहेंगे डीजे वाला उनके थारा बाप तू कर जा, स्पीकर तोड़ दिए, फ्लोर टूट गए। 10-1 बजे तक तो महिला संगीत बंद, लुगाई राती योगा कर रही हैं फ्री। सही कह रहे हो। छात्र संघ अध्यक्षों चुनाव देखे कभी, दिन में लड़ाई देखी? 90% कैसे, एक बात तो हो जाए, एक बात अलग, 90% केसेस रात में ठोके जाएंगे। क्यों? 8-9 बजे प्रचार से फ्री हो गए, 10 बजे पचराता नाडा चक्का बोलाई, फ्री हुए नहीं कांड करेंगे। इन युवाओं को रखो बिजी, तो पहले इनके बिजी करने की व्यवस्था करो। तो एक पर्चा छपाया ऊपर माल का डंका, कौन सा पर्चा? वहां पर किसानों की सारी बातें लिखी और कहा ये पर्चा है। पर्चा समझते हो? पैम्पलेट। तुम कभी यूं सेंटर से बाहर निकलते हो तो हॉस्टल पीजीओ वाले नहीं फिरते तुम्हारा, वही उसको कहते हैं पर्चा, पैम्पलेट। बोला भाई ये पैम्पलेट दे दो युवाओं को और इनको कहो बिजोलिया ठिकाने के हर गांव में जाना है। क्या करना है? हर गांव में जाना है और हर किसान के पास बैठ के इंडिविजुअल समझाना है। क्योंकि कई मामलों में किसानों को खुद को भी तो नहीं पता होता मेरे क्या समस्या। तो यहां इतने लोग बैठे हो, मैं मान के चलता हूं 85% पब्लिक तुम में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हो सकता है तुम्हारे पापा की जॉब हो तो दादा खेती करते होंगे, एम आई राइट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ, डायरेक्ट तो वो तुम्हारे फादर ही फार्मर है, इनडायरेक्ट का मतलब एक पीढ़ी पहले दादा दादी तो करते ही हैं आज भी घर में, इवन मम्मी भी जाती होगी खेत, है ना। तो 85% पॉपुलेशन। मुझे तुम में से चैलेंज करता हूं, एक भी बच्चा खड़े होकर उन तीनों कानूनों के नाम बता दो जो मोदी जी ने लागू किए थे किसानों पर। एक भी बच्चा पूरे बैच में से उन तीनों कानूनों के नाम बता दो जो मोदी जी ने किसानों पर लागू किए थे। सिंगल। नहीं पता। अब कोई घुसर पुसर कर लो, एक इसको पता और एक इसको पता हो, बेड़े कर लो, भले कोई गूगल कर लो, तो बात अलग। तुम सोचो, तुम पढ़े लिखे हो, किसान फैमिली के हो, फिर भी तुम्हें किसानों की तकलीफ नहीं पता। तो गांव में बैठे बूढ़े डोकरे को क्या पता मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। कई बार जनता अपनी समस्याएं खुद नहीं समझती, जैसा नेता कहता है वैसे मान लेती। जैसे तुम में से जो SC/ST के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि अभी SC/ST एक्ट में बदलाव हुआ था, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। मैं सीधा सीधा अपनी भाषा में समझाऊं तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में सिर्फ इतना फर्क है कि कोई एक आदमी जो कलेक्टर है, उसके पिता कोई बड़े पद पर रहे थे, वो कलेक्टर बना, आज उसके 2 बेटे दोनों गवर्नमेंट नौकरी में, अब भी उसका अगली पीढ़ी का पोता फिर ST या SC का आरक्षण लगा के नौकरी ले लेगा। अब बेटा बात यह है कि वो कलेक्टर है, उसका बेटा दिल्ली से UPSC की कोचिंग कर रहा है, तुम 6ठी से 12वीं तक की NCERT रट रट के आंखें फोड़ चुके हो, तुम उसकी टक्कर में नहीं आ सकते। वो दिल्ली में रहता है, उसके पास प्लेट है, वो पढ़ता है वहां पर, उसके पास इंडिया का बेस्ट टीचर है, तुम्हारे पास नहीं है। तो बेटा अब वो आर्थिक रूप से सक्षम है ना, 3 पीढ़ी से वो मजबूत है, अब उसे आरक्षण की आवश्यकता है नहीं है। आरक्षण उस कलेक्टर के बेटे को मिलना चाहिए
जो एससी का है, या आरक्षण मेरे गांव में बैठे एससी के उस आदमी को मिलना चाहिए जिसके घर में बेटा पहली बार बीए पास किया? गांव वाले को मिलना चाहिए। सरकार और क्या कह रही थी कि जो लोग पीढ़ियों से इस आरक्षण के मजे ले चुके हैं, अब उन्हें आर्थिक आधार पर बाहर निकालो, वो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे। जिन लोगों को सही में नीड है, ताकि उन लोगों तक ये चीज पहुंचे। बेटा 1-2 वैकेंसियों में ऐसा हो गया कि एससी की कट ऑफ जनरल के आसपास। उसका कारण है बेटा, उन लोगों के पास पैसे हैं, रिसोर्सेज है, किताबें हैं, कोचिंग है, शहर है। वो लोग उतना स्कोर कर जाते हैं जितना जनरल का बच्चा करता है। अब तुम यहां बैठे जो अनुप्रति योजना में फॉर्म भर के कोचिंग करने आए हो, तुम्हारे पास ढंग से पीजी का देने का किराया नहीं, तुम उसको कहां से कंपीट करोगे? तो तुम तुम्हारी कैटेगरी में ही पिछड़ गए ना। यही कानून था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, और कोई नहीं था। मैं कहूं राजस्थान के हर गांव का आदमी जाके धरने पे बैठा है। क्यों? तुम्हारे धरने पे बैठने से उस कानून पे रोक लगी है। उस कानून पे रोक लगी तो किसके पैरों पे कुल्हाड़ी पड़ी? तुम्हारे। कारण क्या? कि समाज का किसी भी पढ़े लिखे आदमी को नेता बनाया हुआ है। वो तो वही चाहता है ना बेटा। और मैं कहूं कि घर जाके आज भी अगर किसी के पास फोन में वो 1 साल पहले की चैट हो तो देख लेना, उसमें मैसेज आया है कि हमसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमसे हमारा आरक्षण छीना जा रहा है। उस बात को मैनिपुलेट करके पेश कर दिया जाता है। जनता को सही में उनकी अच्छाई और बुरी चीजों के बारे में पता होता ही नहीं है। नेता अपने फायदे के हिसाब से उन चीजों को मैनिपुलेट करके क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहा साहब युवा है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, हर किसान के पास जाएगा, इंडिविजुअली मिलेगा, उसको उसकी समस्याएं बताएगा। दिन भर फिरेंगे ना तो शाम को पड़ जाएंगे। सही बात? दिन भर लोगों के पास जाएंगे, दिमाग लगाएंगे, समझाना होता है ना। मेंटली बहुत ऑक्यूपाई होते हैं। मेंटल हेल्थ ऑलवेज इंपैक्ट फिजिकल हेल्थ। तो शाम को फिर कोई रोड़े लपाड़े नहीं करेंगे संगठन के नाम पर। तो फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा उपरमाल सेवा समिति। क्या नाम रखा? उपरमाल सेवा समिति बन गया। एक युवाओं का संगठन है जिसके माध्यम से एक पर्चा बांटा गया। वो पर्चे का क्या नाम है? सुनिएगा, नेता तो यही थे ना भाई। तुमने उपरमाल पंच बोर्ड में जितने भी लोगों को जोड़ा ये यही थे, या उपरमाल सेवा समिति में जितने भी युवाओं को जोड़े ये भी तो यही थे। नया क्या है? ठीक है, एक संगठन वाली फ्रेम बनी है। बाकी थे तो यही लोग जो पहले चरण में कोकाड़ कर रहे थे। इनसे कुछ होता तो फिर पहले नहीं उखाड़ लेते। आंदोलन को राष्ट्रीय धारा से जोड़ना है तो विजय सिंह पथिक ने 2 संगठनों को आंदोलन में जोड़ लिया। एक में खुद संस्थापक थे जमनालाल बजाज के साथ, राजपुताना मध्य भारत सभा। अभी के लिए ध्यान रखो 1918 में बना था। आगे डिटेल से इसके सारे अधिवेशन सब पढ़ाऊंगा जब राजनीतिक जन जागरण पढ़ेंगे। एक संगठन राजस्थान सेवा संघ, इसको भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब राजनीतिक जन जागरण पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो 1919 में बना था। इस संगठन के तो सह संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, और यह संगठन तो विजय सिंह पथिक का खुद का। दोनों संगठन इस आंदोलन से जुड़े। इस संगठन ने एक आदमी को बिजोलिया में जांच करने के लिए भेज दिया, और उस आदमी का नाम क्या है? भवानी दयाल। क्या नाम है? भवानी दयाल जांच करने के लिए कहां आया? बिजोलिया। कहां आया? बिजोलिया। जब भवानी दयाल बिजोलिया जांच करने के लिए आया तो यह बात पता चल गई आरपीएससी को, और आरपीएससी ने इसी साल फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया था। भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया में एक जांच आयोग आया था। वो कौन से राजनीतिक संगठन, वो किसने भेजा था? सिर्फ इतना ही, वो किसने भेजा था? ऑप्शन में मेवाड़ रियासत, अंग्रेज सरकार, राजपुताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। आज जाके YouTube पे पेपर सॉल्यूशन देख लेना। उस दिन के 90% मास्टरों ने यह सवाल गलत कराया है,
और घर जाके भरत सर की 3 साल पहले की 4 साल पहले की किसी बैच की कॉपी मंगा लेना, वहां पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा एज इट इज। कोई पटवारी कांस्टेबल ही मंगा लेना तुम तो, बड़ी चाहिए ही नहीं। भवानी दयाल, ध्यान रखना, रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। किसने भेजा था? राजपूताना मध्य भारत सभा। इज दैट क्लियर? कारण है बेटा, इसके अलावा जितने भी जांच आयोग आएंगे सारे कौन भेजेगा? राजस्थान सेवा संघ। इसके अलावा जितने भी जांच आयोग है वो भेजेंगे रियासत। तो आपका दिमाग सिर्फ उतना ही जाएगा, या तो रियासत या राजस्थान सेवा संघ। और हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो चीज कहीं पर भी पैटर्न तोड़ेगी ना, वो एग्जामिनर की नजरों में चढ़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है बच्चा फ्लो पकड़ेगा। क्या जांच आयोग हम काहे दिमाग लगाना, या तो राजा भेजेगा या राजस्थान सेवा संघ भेजेगा। जबकि एक जगह किसने भेज दिया? राजपूताना मध्य भारत सभा। तो वहां पर अपने आप से ही वो चीज क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट। लिखे एक बार के लिए, ठीक है। हेडिंग डालिए सेकंड फेज, लिखिएगा 1916 में। सर मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया था, आपसे ही पढ़ा था, तब तो होगा ना। क्या लिखा? 1916 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। कोर्स कंप्लीट है को साइकोलॉजी को जने आज कहीं कहीं विदाई दे दी इन। अच्छा, गुरु पूर्णिमा को सापो पहराई हूं मैं तो, देखियो कोर्स पूरा होगा जकान सापो पहराई। अच्छा चलो, क्या लिखा? 1916 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। नई लाइन से लिखो, विजय सिंह पथिक इस समय विजय सिंह पथिक इस समय ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे। लिख दिया? नई लाइन से लिखो, माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े। माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े। क्या लिखा? माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े। लिख दिया? राष्ट्रीय नेता वाला चरम काल है, तो हाँ सेकंड पेज यही है ना। लिखो, उपरमाल पंच बोर्ड, स्थापना स्थान संस्थापक अध्यक्ष, सारा लिख लो। गुड बेटा, जल्दी लिखो, बहुत बढ़िया। लिख लिया? जोर से बोलो, जय माता दी।
बोलो। सरपंच तक लिख लिया? सरपंच बना दिया? नई लाइन से लिखो। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति नामक युवाओं का संगठन बनाया, नामक युवाओं का संगठन बनाया। उपरमाल सेवा समिति नामक, वापस, विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति नामक युवाओं का संगठन बनाया, युवाओं का संगठन बनाया। जिसके माध्यम से उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया, उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। जिसके माध्यम से उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। इतनी कॉपी भरा दी क्या मैंने, या एडजस्ट करी ओडिए? अच्छा, आधा आधा में मामलो करी ओडो यूं मारो जीव उठ गो। मैं क्यों यार इतना पाना कद लिखाई दिया आपा? मैं क्यों यार टाबरों के एक टॉपिक में ही भरीज गई इतनी कॉपी। कोई बात नहीं, लिख दिया उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। एक बच्चा काफी बार कमेंट कर चुका है कि सर 1857 की क्रांति के असफलता के कारण नहीं बताए। सुनो, दो चीजें समझना। पीवाईक्यू सॉल्व किए थे ना कल? किसी को चर्बी वाले कारतूस के अलावा कोई कारण मिला क्या? सवाल ही नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं पीवाईक्यू का पूछ रहा हूं, पेपर में पूछने का पूछ रहा हूं। बेटा कोई नहीं मिला ना चर्बी वाले कारतूस के अलावा कोई सवाल? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, तुम्हें नहीं लग रहा धूड़ है सारी? क्यों लिखवाई? उसका कारण है बेटा कि थ्योरेटिकल पोर्शन में से ऑब्जेक्टिव के सवाल नहीं बनते। कारण, परिणाम, प्रवृत्तियां, ये थ्योरेटिकल पोर्शन के हिस्से हैं। यानी अगर आप आरएस का मेंस लिख रहे हो तो चांस है कि आपके 15 शब्दों में या 50 शब्दों में सवाल बने, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इनमें से सवाल नहीं बनते। आजकल मुझे पिछले 1-1.5 साल से ऐसा मन में लगता है कि ये जो सत्य असत्य कथन के सवाल जो बनते हैं ना, ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन में से बनते हैं। इनमें कोई भी चू छोड़ दे तो मामला कहीं चिपक सकता है। और पता नहीं मां सरस्वती का इतना आशीर्वाद रहा कि जब गट फीलिंग आई ना, वो गट आया। तो आपका बैच कब खत्म हुआ था? हैं? 4 इसी साल? अच्छा, कोई ऐसा जो लास्ट ईयर मेरे से पढ़ा हुआ है जिसका बैच सर लास्ट ईयर खत्म हुआ हो, या लगभग मार्च फरवरी के आसपास? हाँ ठीक है। या इनसे पहले भी मेरी यूट्यूब पे पुरानी क्लासें पढ़ी है, देख लेना। आरएस का इस बार पेपर हुआ, पता नहीं। मैं हमेशा से मेरी वो लकीर के फकीर वाली आदत है। मैं अभी आगे भी लिखवाऊंगा बिजोलिया किसान आंदोलन में 2 अखबार जिनके संपादक कभी नहीं लिखवाता, कलकत्ता के भारत मित्र और प्रयाग के अभ्युदय, कभी नहीं लिखवाता। टाबर खूब लड़ लिए, जिद लिए, नहीं लिखवाता। बोल देता हूं, कॉपी में नहीं लिखने देता हूं। इस बार आरएस प्री में पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम में उन दोनों समाचार पत्रों का सवाल आया, सिर्फ जगह पूछी। जगह मेरी कॉपी में थी, संपादक मैंने नहीं लिखवाया। मैं नहीं कहता कोई जादू है। जब पेपर देखा तो मेरे मन में भी गट फीलिंग आई कि मौत को छू के टक से वापस आया हूं। जय एग्जामिनर जगह तक बढ़ा और वो संपादक तक बढ़ जाता ना तो लंका लग जाती। पर पता नहीं, वही बात कि मां सरस्वती का यह आशीर्वाद रहा है। जब लगता है ना कि ये नियर अबाउट में सवाल बनेगा और बना है, कहा ना कई बार क्लासों में, ये स्टार पॉइंट है, लग रहा है, और आ गया। तुक्का है, नहीं पता कुछ, बस एक एक्सपीरियंस हो गया इतना कि इस लगातार पिछले 2 एग्जाम में ऐसे पैटर्न के सवाल बने। अब की बार चांस से पूछ लेगा।
जैसे एक बात तुम नोट करो, पहला थर्ड ग्रेड जो भी पीछे हुआ था पिछली वैकेंसी का, इस बार का प्री, और उससे पहले उस थर्ड ग्रेड का प्री, लगातार 3 थर्ड ग्रेड के एग्जामों में लगातार एक सवाल आ रहा है विशल देवरासो का। लगातार 3 पेपर में 3 अलग अलग डायमेंशन से सवाल पूछ रहा है। इस बार प्री में था एसएसटी वालों के, उससे पहले मेंस में था, उससे पहले प्री में था। लगातार 3 एग्जामों से एक ही जगह से सवाल बन रहा है। मुझे लग रहा है इस बार फिर करेंगे। चाहे मिलान करो में आएगा, वो किताब पक्का आएगी कहीं ना कहीं। एक पैटर्न होता है बेटा, एक आदमी का फेवरेटिज्म होता है। कोई ना कोई एक आधी चीज, एक आधा टॉपिक तुम्हारे भी फेवरेट है किसी न किसी सब्जेक्ट का, पता नहीं ना चाहते हुए भी वहां पेन तो चलता है, चीजें नजर आती है। वही वाली सी चीजें हैं, और क्या है। मस्त रहो, मौज करो, लिखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्जामिनर थ्योरेटिकल पोर्शन में सवाल बनाना शुरू करेगा तो पैटर्न आएगा कारण, परिणाम, प्रवृत्ति। अब कोई 4 सवाल तो बनाएगा नहीं एक टॉपिक में से, एक ही सवाल बनाएगा, तो दर चिपते भिड़ेगा। पहले किससे भिड़ेगा? कारणों से। अगर वो एक आधी बार कारण में से पूछ गया ना, उस समय मैं परिणाम लिखाना शुरू कर दूंगा, है ना। अभी तक तो कारणों में ही नहीं घुसा भाई। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, राजस्थान सेवा संघ है ना, ये इसका संस्थापक, पहली बार आरपीएससी ने पूछा सिंगल नाम, तब आंसर था विजय सिंह पथिक। दूसरी बार आरपीएससी ने पूछा 2 नाम, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, और फला और फला और फला। तीसरी बार आरपीएससी ने पूछा विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर और फला फला फला। 3 कॉलम में आ गया आरपीएससी, है ना। अब मैं अभी 5 लिखा रहा हूं क्योंकि 3 में घुस चुका आरपीएससी। अब लग रहा है अगले कोई पेपर में 4 हो सकते, और कोई टाबर लगातार 2 वैकेंसी में कंटिन्यू आ गए, है ना, तो 5वें की भी जरूरत पड़ सकती है। तो 2 की पाल तो बांध के रखें, आगे कुछ गड़बड़ होगा 6 लिखाना शुरू कर देंगे। तो वही है, उस वजह से मैंने सिर्फ आपको क्या लिखा है? कारण। मैंने परिणाम और प्रवृत्ति वाले थ्योरेटिकल पोर्शन में एंट्री नहीं की। कारण है कि उनमें से न तो कभी सवाल बने हैं, न कभी अभी तक बने। लिखो, राजपूताना मध्य भारत सभा, ब्रैकेट में ईयर लिखना बेटा। राजपूताना मध्य भारत सभा राजपूताना मध्य भारत सभा तथा राजस्थान सेवा संघ आंदोलन से जुड़े, तथा राजस्थान सेवा संघ आंदोलन से जुड़े, तथा राजस्थान सेवा संघ आंदोलन से जुड़े। राजस्थान सेवा संघ आंदोलन से जुड़े। लिख दियो, नई लाइन से लिखो। राजपूताना मध्य भारत सभा ने, चार्जर डाल दें बैग में। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में, भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग, जांच आयोग, जांच आयोग बिजोलिया भेजा, बिजोलिया भेजा। सुनिएगा, कल मैंने कहा था, मैं फिर याद दिला देता हूं। बिजोलिया किसान आंदोलन ढंग से पढ़ लीजिए, बाकी किसान आंदोलन अपने आप स्पीड से खींचे जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे न तो विजय सिंह पथिक को समझाने की जरूरत पड़ेगी, न मुझे राजस्थान सेवा संघ को वापस बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मेन ढंग से समझ लोगे तो बाकी एक एक दिन में 2-2 आंदोलन खत्म करेंगे अपन, चिंता नहीं करनी। फोन